नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के दुश्मनों को अब दर्द की नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बड़ी चेतावनी आज ईरान ने ही दे दी है। आपको बता दूं कि आज इस जंग का 7वां दिन है और कल आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत को भी पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। अमेरिका ने सोच रखा था कि खामनेई को मारते ही उसका ईरान पर कब्जे का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अब भी हालत ऐसी है कि ट्रंप धमकी ही दे रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए वो नई नौटंकियां कर रहे हैं। जबकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा है कि ईरान लंबे समय तक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि उसके पास ऐसे एडवांस्ड हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक लड़ाई में नहीं हुआ है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि ईरान के दुश्मनों को आने वाले हमलों की नई लहर में दर्दनाक झटकों की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के नए हथियार आने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी का अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान का जो पलटवार देखा है वो ट्रेलर ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि असली पिक्चर अभी ईरान ने दिखाई नहीं है। वैसे अमेरिका और इजराइल अब भी ईरान पर मिसाइलों और बम दाग रहे हैं, दोनों से हमला कर रहे हैं। आज ही अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर और एडवांस्ड वेपन सिस्टम से ईरान पर हमला बोला है, तो बदले में ईरान भी इजराइल पर और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS, यह अमेरिकी थिंक टैंक है, उसने इस युद्ध के लागत पर एक विश्लेषण में कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को लगभग 3.7 अरब डॉलर यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए, 3 अरब 70 करोड़ डॉलर जो लगभग 31,000 करोड़ रुपए होता है, उसका खर्च उठाना पड़ा है। यानी ये 6 दिन में ही। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अरब 70 करोड़ डॉलर पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम पर खर्च किए गए हैं, जबकि 1.5 अरब डॉलर मिसाइलों और अन्य आक्रामक हथियारों पर किए गए हैं। इसके अलावा 125 मिलियन डॉलर लड़ाकू विमानों और हवाई अभियानों के परिचालन पर खर्च किए गए हैं। CSIS के मुताबिक कुल खर्च में से केवल लगभग 200 मिलियन डॉलर ही पहले से अमेरिकी रक्षा बजट में शामिल था, जबकि करीब 3.5 अरब डॉलर का खर्च अतिरिक्त है, जिसके लिए अलग से फंड की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन को जल्द ही युद्ध जारी रखने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग करनी पड़ सकती है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संकेत दिए हैं कि यह सैन्य अभियान अभी कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। ऐसे में इसका आर्थिक और राजनीतिक असर अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी यूरोप के बाद अब गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश भी इस लड़ाई को लेकर अमेरिका से नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान के पलटवार में खाड़ी देशों में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। मगर खाड़ी देश इस नुकसान का दोष ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को ही दे रहे हैं। खाड़ी देशों ने शिकायत की है कि उन्हें अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद अपने देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की बौछार के लिए तैयार होने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया। इनका कहना है कि उनकी सरकारें अमेरिका के युद्ध को संभालने के तरीके से निराश है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ अपने सैनिकों और इजराइल की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और खाड़ी देशों को खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों के इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है, यानी उन्हें बिना बात अपना नुकसान करवाना पड़ा है। अब अमेरिका से हालात संभल नहीं रहे तो फिर अमेरिका बातचीत चाहता है, जैसी खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं। लेकिन इसमें भी ईरान ने जवाब दे दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने हमलों के बीच कहा है कि वह स्थायी शांति स्थापित करने के लिए तैयार है।
लेकिन साथ ही वो कहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में नहीं हिचकेंगे। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ देशों ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू की है। हमारा जवाब साफ है, हम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपने देश की गरिमा और अधिकार की रक्षा करने में हमें जरा भी हिचक नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मध्यस्थता का मकसद उन लोगों को दिखाना चाहिए जिन्होंने ईरानी जनता को कम आंक कर उकसावे की आग भड़काई। इससे पहले बुधवार को मसूद पेजिशकियान यानी कल बीते हुआ जो 2 दिन पहले पेजिशकियान ने पड़ोसी देशों से कहा कि वो युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने नए बयान में सीधे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पर निशाना साधते हुए उन्होंने सिक्योरिटी चेक यानी सच का सामना करवाया है। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, एक साफ और तेज मिलिट्री जीत का प्लान ए फेल हो गया है। आपका प्लान बी और भी बड़ा फेलियर होगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के नए दौर में एक यूनिक डील का मौका खत्म हो गया। इजराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। यह सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। यह जो आखिरी बात है, यह ट्रंप के लिए मारक साबित होगी, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट कहते कहते ट्रंप ने वहां के सैनिकों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, और अब ट्रंप इतना भी नहीं बता पा रहे हैं कि यह लड़ाई कब तक चलेगी। वैसे ट्रंप ने ईरान को यह धमकी तो दी है कि वो अपनी मर्जी से सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता है। इस पर भारत में रायसीना डायलॉग्स के लिए आए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीब जाहेद ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ईरान का लीडर अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क के मेयर को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि जहां वाशिंगटन की लड़ाई को अमेरिकन फुटबॉल की सोच से देख रहा है, वहीं ईरान शतरंज की तरह सोच रहा है। आप अमेरिकन फुटबॉल की तरह देख रहे हैं, तो हम इस लड़ाई को शतरंज की तरह देख रहे हैं, शतरंज की चाल की तरह सोच रहे हैं। इस बयान ने ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी दे दी है कि शह और मात कब मिल जाए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे खतीबजादेह ने मोदी सरकार के लिए भी संदेश दिया है और कहा है कि ईरान और भारत के बीच गहरे सिविलाइजेशन रूट हैं। हम इंडो फारसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हम ईरान और भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। सबसे अहम बात तो यह है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है और हमें इन अत्याचारों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। खतीबजादेह ने कहा है कि अमेरिकियों ने एक देश के प्रमुख की हत्या कर दी है। अगर यह आम हो गया तो कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ सामान्य राजनयिक संबंध नहीं रख पाएगा। अब यह देखना है कि मोदी इस संदेश को किस हद तक समझते हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें केवल ट्रंप और नेतन्याहू की बात ही समझ में आ रही है, ऐसा ही लगता है। तभी तो अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और सरकार इस पर खुश है, जबकि उसे सवाल करना चाहिए था कि आप हमें मोहलत देने वाले होते कौन हैं। गौरतलब है दोस्तों कि यही लोग यही करते हैं, मगर इस समय अजीब सी बेगैरती जो है वो देश देख रहा है। राहुल गांधी ने तो इस बारे में 11 फरवरी को ही संसद में आगाह कर दिया था कि और आज उन्होंने अपने उसी बयान को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है। पहले उस बयान को देख लीजिए, पहले वीडियो भी दिखाता हूं। भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। ये यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं, देश के प्रतिपक्ष के नेता। और इन्होंने जो कहा है इसके साथ एक वीडियो शेयर किया है। 11 फरवरी को उन्होंने संसद में जो कहा था उस वीडियो को जरा ले आइए स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को देखिए। उसके बाद भारत की विदेश नीति की बात यहां जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उधर ईरान में हो क्या रहा है, ईरान की तैयारियां क्या हैं। पहले वीडियो देखिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide.
Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. तो सुन रहे थे आप, यहां ईरान की बात हो रही है। भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। ये हमारे इतिहास और ये अभी बातें इन्होंने कही है यहां राहुल गांधी ने, जो अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। ये राहुल गांधी ने आज लिखा भी है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि किस तरह ईरान ने अपने दुश्मनों यानी अमेरिका और इजराइल को दे दी है बड़ी चेतावनी कि दर्द की नई लहर और झटकों के लिए आप तैयार रहें। क्या ट्रंप अब कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और नया तमाशा खड़ा करके अपने लोगों का ध्यान भटकाएंगे, या फिर इस बार उन्हें अमेरिकी जनता सबक सिखा देगी? अमेरिका में भी उनके लिए बहुत अच्छी खबर वहां से नहीं है, लेकिन इन सबके बीच ईरान में जो कुछ हो रहा है, वो जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो यहां समझना जरूरी है। तो आइए जरा समझते हैं कि क्या चल रहा है उधर ईरान में और क्या कुछ चल रहा है ईरान से इतर दुनिया के दूसरे देशों में। उसके लिए आगे बढ़े, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़े हुए हैं सीधे ईरान से। आपका स्वागत करता हूं रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका भी स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। रिजवी साहब सीधे आपके पास आना चाहता हूं, जरा बताइए कि क्या कुछ चल रहा है और ये नई लहर देखेगा अमेरिका और इजराइल, इसके क्या मायने हैं? और इधर रायसीना हिल्स, जो रायसीना डायलॉग है यहां दिल्ली में, उसमें उप विदेश मंत्री के जो बयान हैं, उन्होंने सीधे सीधे भारत को भी बता दिया है कि इंडो पर्शियन जो रिलेशन रहा है उस रिलेशन का थोड़ा तो ख्याल रखो। लेकिन दूसरी तरफ यहां महत्वपूर्ण बात है कि जो दुनिया को जो संदेश दिया गया है ईरान की तरफ से, ईरान आखिर किस ताकत के दम पर यह सब कुछ कर रहा है, कह रहा है, जरा बताइए। आवाज अनम्यूट कीजिए प्लीज, रिजवी साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, तमाम व्यूवर्स को और जितने भी वरिष्ठ साथी यहाँ पे हैं उनको आदाब अर्ज करते हैं। और आपका जो पहला सवाल जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि ईरान किस ताकत के बल पे जो है वो इतनी बड़ी टक्कर ले रहा है और जो सबक सिखा रहा है अमेरिका और इजराइल को। तो वो जो स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है वो सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, और वो है ईरान की आवाम, ईरान की वो जिंदा दिल, वो जीवट आवाम की जो बार बार जो है परीक्षा दे रही है, अग्नि परीक्षा देती है, रोड पे उतरती है। वो वीडियो जो आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे जुमे की नमाज थी, आज यहाँ फ्राइडे प्रेयर्स थी, और तकरीबन सारे शहरों में, बड़े शहरों में, तेहरान हो, शिराज हो, मशहद हो, हो, इस्फहान हो, सारे शहरों में नमाज जुमा में ऐसी भीड़ थी। नॉर्मली यहाँ नमाज जुमा में भीड़ रहती है मसलन, क्योंकि ये एक मजहबी शहर है, सारे सब लोग बहुत ज्यादा इसके पाबंद हैं। लेकिन आज जो भीड़ थी, इसकी एक खास वजह ये थी कि ये रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शहादत के बाद पहला जुमे का मौका था, पहली नमाज जुमा थी। तो नॉर्मली जो भीड़ होती थी उससे मैं कह सकता हूँ आराम से कम उससे 5-6 गुना ज्यादा भीड़ वहां पे थी। सारी मस्जिदें फुल हो गई थी, बैठने को जगह नहीं थी, लोग बाहर तक खड़े थे। और फिर एक बहुत ही ज्यादा गुस्से का ऐलान किया है, और बार बार वही मांग जो पहले भी मैं कहता रहता हूँ कि इंतकाम की बात यहाँ पे हुई। और फिर नमाज के बाद एक बहुत बड़ी रैली, मैं खुद मौजूद था इस रैली में, वीडियोस मैंने शेयर भी किए हैं कि इस रैली में लाखों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल हुए। और ये वो सबसे बड़ी ताकत है कि जिस ताकत के बल पे ईरान जो है वो इस जंग को आगे लेके बढ़ रहा है। देखिए, जब तक किसी मुल्क की आवाम अपने मुल्क की आर्म फोर्सेस का सपोर्ट नहीं करती है, उनके साथ सीना बसीना और कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ती है, तब तक कोई भी मुल्क वो है वो जंग नहीं लड़ सकता है। क्योंकि असल जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो आवाम के ऊपर होता है, वो जनता के ऊपर होता है। मरने वाली भी ज्यादा जनता ही रहती है, क्योंकि ऐसे दुश्मन है इस वक्त ईरान के सामने कि जिनके लिए मिलिट्री टारगेट और सिविलियन टारगेट में कोई फर्क नहीं है। जहां पे भी आसानी पाते हैं वो हमला कर देते हैं। और जितने भी लोग अब तक शहीद हुए हैं ईरान में, 1200-1300 की जो तादाद बताई जा रही है, उसमें अक्सर जो है वो सिविलियंस ही हैं। तो ऐसे माहौल में इतनी बड़ी तादाद का बाहर निकलना, उनका बार बार ये कहना कि हम अपनी फौज के साथ हैं, हम अपने निजाम के साथ हैं, और ये एक तरह से कहना, ये मुतालबा करना, ये मांग करना कि हमें अपने रहबर की इंतकाम चाहिए, हमें तब तक चुप नहीं बैठना है, हमें तब तक ये जंग नहीं रोकनी है
जब तक पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को जलील करके इस पूरे रीजन से बाहर न निकाल दे। तो ये सबसे बड़ी ताकत तो ये है, देखिए ये ह्यूमन रिसोर्स की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है, हौसले की ताकत। उसके बाद जो बात करें तो जो मिसाइल पावर है ईरान का, पहले भी ये बात कही थी कि ईरान ने ये कहा है कि हमने अभी तक अपने 90s और अर्ली 2000 की जो मिसाइल्स थी उनका ही इस्तेमाल किया है इन अटैक्स में, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की मिसाइल्स को ही यूज किया है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उसके आगे की जो बिल्कुल लेटेस्ट मिसाइल हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको तो अभी इन्होंने दिखाया भी नहीं है। उसकी एक मिसाल ये है कि एक वीडियो आपने देखा होगा कि जो शहीद हाजीजादे हैं यहाँ के जो कमांडर थे मिसाइल प्रोग्राम के, उनका ये कहना है कि एक ऐसी मिसाइल हम जल्द ही यूज करेंगे और जिसको इन्होंने कल इस्तेमाल भी किया है, खुर्रमशहर नाम की मिसाइल है, खुर्रमशहर 4 की जो एक मिसाइल तो यहाँ से उड़ती है, लेकिन जब वो अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो 80 मुख्तलिफ टारगेट्स पे वो अटैक कर सकती है। और फिर किसी भी राडार के अंदर, किसी भी आयरन डोम के अंदर, किसी भी पेट्रियट सिस्टम के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो 80 जो मिसाइल्स एक साथ सडनली बर्स्ट हो रही है उनको रोक सके। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ईरान ने शुरुआत में ड्रोन्स के जरिए से, छोटी मिसाइल्स के जरिए से, या जो इनकी पुरानी मिसाइल्स हैं उसके जरिए से जो इनके एम्यूनेशंस हैं, जिन मिसाइल्स के जरिए से जो एयर डोम बनता है, पैट्रियट मिसाइल की जो मिसाइल्स होती है जो निकलती हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम की, उसका डिप्लेशन धीरे धीरे बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम है अमेरिका के पास और यूज ज्यादा कर रहे हैं। एयर बेसेस में भी यूज हो रहा है, वो कतर में, बहरैन में, यूएई में, सऊदी अरब में और खास तौर से इजराइल में भी हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी समझ में आती है ईरान की कि वो चाहते हैं कि पहले जितना भी इनका गोला बारूद है डिफेंस वाला, वो डिफेंस का सिस्टम खत्म हो जाए ताकि ईरान जो है अपनी घातक मिसाइलों को ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को आकर भेद ना सके और वो पूरी अपनी क्षमता के साथ दुश्मन के ऊपर हमला कर सके। जी बिल्कुल, क्षमता के साथ दुश्मन के ऊपर हमला करे, ये ईरान से ये खबर। लेकिन ईरान यहाँ जिन क्षमताओं की बात कर रहा है, अभी बता भी रहे हैं, ये बताइए कि ईरान इस युद्ध को कहाँ देख रहा है? क्या ईरान उस चीज़ के लिए तैयार है जब, क्योंकि अमेरिका का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है रिजवी साहब, उस लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ कि ईरान इस युद्ध को कहाँ तक देख रहा है, कहाँ तक जाते हुए देख रहा है, कितनी तैयारियां हैं? जी, तैयारियां ईरान की पूरी हैं। पहले भी बात यहाँ पे जिक्र हुई कि ईरान इस जंग की तैयारी 40 साल से कर रहा था और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है। कुछ लोग आपकी तरह इसको खुल के कहते हैं, जो हकीकत को मानते हैं, समझते हैं और बोलने की हिम्मत रखते हैं, और कुछ लोग इसको दबाए रहते हैं दिल के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के लिए कोई भी इंसानी सरहद नहीं है, किसी भी गंदी से गंदी हरकत तक वो जा सकते हैं और उसको मैं यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहता हूं कि कुछ भी वो हरकत कर सकते हैं, सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर सकते हैं, बच्चों को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है एकमात्र कि जिसने आज तक एटम बम का इस्तेमाल किया है। तो वो मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन ईरान और ईरान की जो फोर्सेस हैं और ईरान की जो आवाम है, ईरान की जनता है, उसने ठान लिया है कि अब इस युद्ध में, इस जंग में हमें पीछे नहीं हटना है। देखिए, उनका एक आइडियोलॉजिकली अगर आप समझें कि जब हमारे रहबर मौज़म जब शहीद हो गए तो हमारी जान इतनी कीमती नहीं है जितनी कीमती रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनेई की जान थी। तो यहाँ पे सर पे कफन बांधने वाली बात है कि आप ये शेर सुनते रहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये मैं सिर्फ एक शेर और एक मसलन नारे की हद तक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं। कल रात तकरीबन 12 बजे मैं निकला अपने घर से बाहर की तरफ, तो आप यकीन माने कई हजार कार्स का जो है काफिला निकला हुआ था, सब अपने हाथों में यहाँ पे झंडे लिए हुए थे ईरान के, और सब यही नारा लगा रहे थे कि ये जंग नहीं रुकनी चाहिए, ये जंग आगे चलती रहनी चाहिए। तो किसी भी तरह की कोई घबराहट, किसी भी तरह की कोई डर का माहौल यहाँ नहीं है। लोग आमादा हैं, लोगों को ये अंदाजा है कि दुश्मन इतना बदतरीन दुश्मन है, इतना क्रूर दुश्मन है, इतना खबीस दुश्मन है कि किसी भी गैर इंसानी हरकत करने से वो बाज नहीं आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक आमादा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े सब जो हैं इस रैली में शामिल हो रहे हैं। जबकि आपने सुना होगा कि कल रात से कुम के अंदर भी जो है हमले जो है इजराइल ने करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन हमलों के दरमियान ये लोग आके ये बता रहे हैं कि हमारी कोई फिलहाल रेड लाइन नहीं है। इस जंग को रोकने के लिए हम बिल्कुल भी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए या जंग रुकनी चाहिए, बल्कि वो ये जंग को आगे ले जाना चाहते हैं। और स्टेप बाय स्टेप ईरान की आर्म फोर्सेस, ईरान की जो फोर्सेस हैं
जो फोर्सेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप इस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने शुरू में मैंने बयान किया कि शुरू में उन्होंने एयर बेसिस पे अटैक किया। उनका टारगेट ये था कि आंखें फोड़ दी जाएं। एयर डिफेंस जो है, पूरा राडार सिस्टम है इन एयर बेसिस का, कि जो मिसाइल्स को रोकता है ईरान की इजराइल की तरफ जाने से, उनको कमजोर किया जाए, उनकी जो विजिबिलिटी है उनको कम कर दी जाए। पहले विजिबिलिटी 4-5 हजार किलोमीटर तक थी, अब वो घट के कुछ 100 किलोमीटर तक ही रह गई है। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि बहरीन में और कतर में और इमारात में यानी यूएई के अंदर आसानी से ईरान का शाहिद ड्रोन उड़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पतंगे उड़ती हैं, और कोई भी एयर डिफेंस उसको रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस इतना कमजोर हो चुका है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज को रोकें और किस चीज को आसमान में उड़ने दें। तो इस वजह से ईरान में पूरी तैयारी है, ईरान के लोग आमादा हैं, ईरान की फोर्सेज आमादा हैं, और पूरी तरीके से ईरान में आमादगी है कि ये जंग जितनी भी लंबी चल सके वो इसमें डट कर मुकाबला करेंगे। यहाँ पे आईआरजीसी का एक बयान आया है, अभी अभी देख रहा हूं, उसमें कहा गया है कि यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थाड रडार और कतर में तैनात अमेरिकी ओवर द होराइजन रडार यानी FPS 132 डेजर्ट आई को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की मिसाइल और ड्रोन इकाइयों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। और जो अभी आप कह रहे हैं इसी का प्रूफ यहाँ पे आपकी बातों के प्रूफ यहाँ पे मिल रहे हैं, और वो भी IRGC की जो बयान है उसके हिसाब से। तो वो जॉर्डन है, कतर है और यूएई, इन तीनों जगहों पे, और उसमें भी यूएई और जॉर्डन में जो थर्ड इनका रडार है, जो आंख फोड़ने वाली आप बात बता रहे हैं वो, और इधर कतर में इनका ओवर द होराइजन रडार है। इन दोनों को, तीनों देशों में इसको खत्म कर दिया है। शायद इसलिए आप जो कह रहे हैं कि पतंगों की तरह ईरान अपने ड्रोन को यूएई। लेकिन ये बताइए कि क्या इधर हिंदुस्तान में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि गल्फ कंट्रीज नाराज है? क्या ये सच है कि सऊदी अरब नाराज है, खासकर सऊदी अरब ईरान से नाराज है? जी देखिए, नाराज होने का हक नहीं है उनको, नाराज वो रहे, अच्छी बात है, नाराज रहे कि उनके वहां अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये बात बार बार अब्बास अराकी साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको ना आपके सिविलियन टारगेट पे, ना आपके किसी भी हम फाइनेंशियल किसी भी नॉन मिलिट्री उस पर अटैक कर ही नहीं रहे। हमारा कोई भी हमला जो है वो सऊदी अरब, अमारात, बहरीन, कतर के मुल्क के अंदर नहीं है, बल्कि यूएस बेसिस के ऊपर है। अगर इतना ही हिम्मत है और इतना ही जिगर है सऊदी अरब के अंदर, तो वो कस के डांट के अमेरिका से कहे कि अपने सारे एयर बेसिस को यहाँ बंद करो और बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकलो। लेकिन ये नाराजगी करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको बनाने वाले, उनको हुक्मरान बनाकर बैठाने वाले अमेरिकन ही है। और ये पहले भी ट्रम्प ने बहुत साल पहले कहा था, बहुत साल पहले नहीं, मतलब 4-5 साल पहले, आपको याद होगा कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये जो सऊदी अरब के शासक हैं, ये हमारे लिए दूध देने वाली गाय जैसे हैं। तो अगर गुस्सा आना भी चाहिए था तो इस बयान के ऊपर आना चाहिए था कि सऊदी अरब के शासक को, जो कि माना जाता है कि इस एरिया के सबसे ज्यादा पैसे वाली हुकूमत है, सबसे ज्यादा ताकत वाली हुकूमत है, और जो दावा भी करते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के वो लीडर बनना भी चाहते हैं, कि हकीकतन ऐसा नहीं है। उनको खुलेआम ट्रम्प उनके घर में बैठ के कह के जाता है कि ये हमारी दूध देने वाली गाय है, जितना चाहे हम इनसे दूध निकाल सकते हैं। मुराद इनकी वाज़ेह है कि हम जितना चाहे इनसे फाइनेंशियली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर जुर्रत होती, अगर हौसला होता, अगर मर्दानगी होती, तो उस वक्त गुस्सा दिखाते और अमेरिका को आके दिखाते। लेकिन ये जो अभी कह रहे हैं कि ईरान ने गलत कर दिया है, या ये संयुक्त रूप से जो उन्होंने बयान जारी किया है कि अगर इस तरह से ईरान हम पे अटैक करता रहेगा हमारे एयर स्पेस में आके, तो हम रिटेलिएट करेंगे, तो ईरान का यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह बयान है। बार बार वो कह रहा है, और मैंने भी बार बार आपसे कहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने आप पे अटैक नहीं किया है, सारे पड़ोसी मुल्क हमारे भाई हैं, हम उनसे दोस्ती बना के रखना चाहते हैं, और हम एयर बेसिस पे अटैक करेंगे जिन एयरबेस के जरिए से या तो हम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमला किया गया है, या वो एयरबेस की जहां पे राडार सिस्टम है कि जो इजराइल की हिफाजत में बनाए गए हैं, ताकि ईरान की मिसाइल्स को जो है वो इजराइल जाने से रोके, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो बहरीन में हो। इसी तरह से नेवी एतबार से जितने भी यूएस नेवी की बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, उन सबको भी ईरान खुलेआम टारगेट बना रहा है। और इसमें ईरान का बिल्कुल एक वैलिड इंटरनेशनल कानून के एतबार से ये हक है कि जहां जहां से उनको हमला हो सकता है या हुआ है वहां पे वो अटैक करें। आप देखें अमेरिका कितनी दूर है, अगर आप मैप देखें, ग्लोब देखें, व्यूअर्स आपके ग्लोब देखें, छोटे भाई मेरे ग्लोब्स देखें, तो वो देखेंगे कि अमेरिका कहां है और ईरान कहां है।
और उसके बाद वो आते हैं, वो करते हैं अटैक ईरान के ऊपर, वो अटैक करते हैं सीरिया के ऊपर, वो अटैक करते हैं लीबिया के ऊपर, वो अटैक करते हैं इराक के ऊपर, वो अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और जाके क्या कहते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। भाई साहब, आपका मुल्क 4000 किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए 2-3 बार तो पेट्रोल भराना पड़ जाएगा हवाई जहाज के अंदर। कौन यहां से जाके आपकी नेशनल सिक्योरिटी में दखल अंदाजी कर रहा है कि आप उठ के आते हैं और पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर देते हैं। अफगानिस्तान में आपने लाखों लोगों को मार दिया, इराक में आपने करोड़ों लोगों को तबाह कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, और वही चाहते हैं कि ईरान में भी कंडीशन पैदा करे। तो वहां पे आप कहते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो अब जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप इतने 1000 किलोमीटर दूर आके खूनरेजी कर सकते हैं, खून बहा सकते हैं, रक्तपात कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी हक है, ईरान का भी एक बिल्कुल अकली बात है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने अगल बगल में जो बेसिस बना रखे हैं, वो बेसिस किस लिए बना रखे हैं आपने? क्या सिर्फ नुमाइश के लिए बेसिस बना रखे हैं? नहीं, वाज़ेह सी बात है, आप चाहते हैं कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा इन बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान के अंदर अशांति फैलाएंगे, और आप फैलाते रहते हैं। और इस बार तो आपने रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं कि आपने यहाँ के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक जो लीडर थे उनको आपने आगे उनका असैसिनेशन कर दिया, उनको शहीद कर दिया। तो फिर अब कोई रेड लाइन नहीं है, और यही वजह है, आप देखें अभी तक जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, बहरीन, कतर, ये सारे मैं बार बार नाम ले रहा हूं, इन्होंने सिर्फ बयान दिया है, और तो ये समझ में आता है कि ये बयान देना भी यूएस के प्रेशर में आके ये बयान दे रहे हैं। अंदर से ये भी समझते हैं कि हाँ, ये ईरान का वैल्यूड एक हक है, इनकी हकीकत ये है, ये इनका एक राइट है कि आके अपनी दिफा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे एयर बेसिस पे अटैक करें। और इसके अलावा मैं एक और पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि वो ये कि जो पब्लिक है इन ममालिक के अंदर, वो जॉर्डन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, अगर आप वीडियोस देखेंगे, जो वीडियोस आते हैं जब एयरबेस के ऊपर अटैक होते हैं, तो पब्लिक बहुत खुश होती है। बहरीन की मैं रिपोर्ट देख रहा था, बहरीन में 57 नागरिकों को बहरीन ने जो है वो कैदी बना लिया है, वो सिर्फ इसलिए कि वो वीडियो शेयर करके खुशी मना रहे थे कि ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पे अटैक किया है। तो यानी पब्लिक यहां पे खुश है, क्योंकि पब्लिक जानती है कि ये हुक्मरान तो हमारे पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है, पपेट हुक्मरान है, अमेरिका के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएंगे। जब लाखों लोगों को बर्बाद किया गया, लाखों लोगों के घर उजाड़े गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को गज्जा में मारा गया, 40,000 बच्चों को मारा गया, तो ये सारे ममालिक के जो नागरिक है, जो जनता है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब और इमारात की पब्लिक हो, कुवैत के लोगों, वो सब के अंदर दर्द है, वो गुस्सा है, लेकिन अपनी अपनी हुकूमतों से दबे हुए हैं, अपनी अपनी हुकूमतों से डरे हुए हैं कि जब हम आवाज उठाएंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। तो वो बेचारे दबे हुए हैं। अब जब एक मिसाइल उड़ती हुई यहां से निकलती है, जॉर्डन जाती है, कतर जाती है, तो पब्लिक खुश होती है कि हाँ, कोई तो है दुनिया में कि जो इन जालिमों के खिलाफ आके आवाज उठा रहा है और हमले कर रहा है, और वो भी ऐसे हमले कि जो पूरी तरीके से इनको बैकफुट पे ढकेल रहे हैं और जो इनको परेशान कर रहे हैं। तो ये बात जो बात हो रही थी कि गुस्सा दिखा रहे हैं सऊदी अरब और दूसरे हुक्मरान वेस्ट एशिया के, तो हो सकता है कि गुस्सा दिखाएं, लेकिन इस गुस्से के आगे अगर वो कोई भी हरकत करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है। अगर आपको गुस्सा दिखाना है और वाकई आपके अंदर दम है, तो आप अमेरिका से कहें कि इन सारे एयर बेसेस को बंद करें और एयर बेसेस छोड़ के, खाली करके सारी अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो वापस अमेरिका में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करें। खुद अमेरिका में इतनी भुखमरी है, आप वीडियोस देखें, लोग रोड पे सो रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने को पैसा नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कि किसी इंसान ने बंदूक उठाई, अंदर स्कूल में गया, 10, 12, 15, 20 बच्चों को मार दिया, फिर खुद को भी मार लिया। अपने घर के मसाइल आप हल करें। पूरी दुनिया के दरोगा बनने का वक्त अब जा चुका है। लोग अपने मुल्क को संभाल सकते हैं। आप वापस जाइए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अपने मुल्क के अंदर से संभालिए। नेशनल सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट में मत खोजिए। यहाँ पे आपको नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि आपकी फौजियों की लाशें मिलेंगी। 500 से 600 तक की तादाद की जो बात आ रही है, वो अब तक अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ 6 फौजी मारे गए हैं। तो इससे समझ में आता है कि इनकी हिम्मत ये भी नहीं है इसमें कि बता सके कि हमारे कितने फौजी मारे गए हैं। तो अब यही राय हल है इसका कि जो टारगेट है ईरान का पहला, कि इस रीजन से पूरा अमेरिकन फोर्सेस को निकाला जाए, और तब सही मानों में मध्य एशिया में, वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में सही मानों में शांति तभी बहाल हो सकती है कि जो ये अमेरिकन फोर्सेस जब तक यहां से नहीं निकलेंगी, जब तक अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकी जो पूरा सेटअप एम्बेसी का रहता है, जो CIA का जासूसी का अड्डा रहता है, जब तक ये पूरा इस रीजन से नहीं निकलेगा तो सही मानों में यहाँ पे शांति बहाल
नहीं होने वाली है। इस तरह से यहाँ पे टेंशन बरकरार रहेगी और ईरान की फोर्सेस का सबसे पहला हदफ यह है कि अमेरिकन प्रेजेंस को इस मंतके से, इस रीजन से पूरी तरीके से खत्म किया जाए। मतलब ये साफ है कि ईरान इस बात के लिए तैयार है कि अब ये जो मसला है इसको सॉल्व किया जाए पूरी तरह से। और जैसे आरागची का बयान या पेजेश्कियान का बयान या उप विदेश मंत्री का बयान आया है, ये सब कि आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक हम इसमें संघर्ष करते रहेंगे, ये कहा गया है। रिजवी साहब थोड़ा सा आप रुकिए, मैं जरा प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। कोई सवाल आप तमाम साथियों के पास हो तो वो भी पूछ सकते हैं। रिजवी साहब सीधे जुड़े हुए हैं ईरान से और भी कोम्ब, जहां तक मैं सही कह रहा हूं कोम्ब में हैं आप, है ना रिजवी साहब? कुंभ में है जी। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम पे थोड़ा सा रिजवी साहब आपसे समय लेना चाहूंगा। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम पे एक पहली प्रतिक्रिया जरा दीजिए। कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं जी। रिजवी साहब से तो कम है, भारत सरकार से है कि भारत के टैक्स पेयर का पैसा, तेल हमको खरीदना है, बेचने वाला रूस है, तो ये बीच में दरोगा क्या कौन आ गए? तो ये इस तरीके से देश की जो सॉवरेनिटी है उसके साथ कभी समझौता नहीं हुआ जो अब हुआ है। और दूसरा कि जो आपने चर्चा की कि कॉस्ट ऑफ वॉर भारत में भी दिखाई दे रहा है। आज भी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिरा है जी। एक अभी ब्रेंट का आज का जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $84 है। जब युद्ध शुरू हुआ तो $67 थी। $1 बढ़ता है तो 16,000 करोड़ रुपए का एडिशनल हमारे ऊपर इंपोर्ट बिल बढ़ता है। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, जो ये रूस का तेल, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं, भारत, रूस और अमेरिका। चौथे पार्टी और है मुकेश अंबानी। आज वो तेल जब हरी झंडी मिल गई तो मुकेश अंबानी के शेयर्स भी 2.5% ऊपर गए। तो ये जो 4 पार्टियां हैं इसमें सबसे बड़ी बात ये है राजीव जी कि जो रूस का तेल आप ले रहे हैं और अमेरिका राजी हुआ, रूस भी राजी हुआ, इसका मतलब है कि अमेरिका ने, भारत ने, रूस ने, इन तीनों ने मान लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये हरमोज का जो स्ट्रेट है, हरमोज संधि है, वो लंबे समय तक बंद रहने वाली है। ये इससे समझौते समझ में आता है, वरना अमेरिका ऐसी इजाज़त नहीं देता। तो अमेरिका ने 30 दिन का वेवर दिया है, वो उसी लिहाज से दिया है कि वो हरमोज की लड़ाई पे जो है, वो हरमोज की जो संधि है वो लंबे समय तक बंद रहने वाली है। एक बात। दूसरी बात जिसकी चर्चा रिजवी साहब कर रहे थे, क्लस्टर बॉम्ब तेल अवीव के ऊपर देखे जा रहे हैं। वहाँ पे जो विदेशी पत्रकार हैं उनके ऊपर भी पाबंदी है कि इजराइल के अंदर होने वाले डैमेजेस की फुटेज को ना दिखाएं। ये कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार भी कह रहे हैं। तो वो ऊपर के शॉट्स तो दिखाई दे जाएंगे आपको कि वो मिसाइल आ रही है, नीचे डैमेज क्या हो रहा है इसकी चर्चा, इसके फुटेज इजराइल से भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कि आज का जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा संदेश ये है, जो रूस का तेल का मामला है, कि वॉर लंबी चलने वाली। और एक और अपडेट ये है कि ट्रम्प साहब ने एक खेल खेला था कि कुर्द को, जो कि रेबल हैं और इराक में हैं, उनको लड़वाएं ईरानियों के साथ। तो कुर्दों की तरफ से एक बयान जारी हुआ है और उन्होंने ये कहा है उस बयान में कि वी आर नॉट गन्स ऑन हायर। हिंदी में तर्जुमा करें तो हम किराए के भाड़े के टट्टू नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो आज के डेवलपमेंट से तो यही लग रहा है राजीव जी कि ये लड़ाई जो है लंबी खिंचने जा रही है, क्योंकि रूस के तेल की जो है हरी झंडी अमेरिका ने दी है। और एक और बात, केवल हरी झंडी रूस के तेल खरीदने की नहीं दी है, बात तो ये भी हो रही है कि ईरानियन एम्बेसी में जाकर
जो आपने कंडोलेंस मैसेज लिखा है, जो विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पे बात करके ट्वीट लिखा है, वो भी कहीं से परमिशन आई है तभी ये हुआ है। और जहाँ से परमिशन आई है उन्हीं को बताने के लिए वो ट्वीट हुआ है कि देखिए हमने बात कर ली। तो कुल मिला के ऐसी लचर विदेश नीति भारत में कभी नहीं देखी गई, भारत के किसी भी सरकार में नहीं देखी गई। और भारत का सिद्धांतिक जो एक उसूल रहा है अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में कि हमने गोलियत और डेविड की लड़ाई में हमेशा डेविड को चुना है। हम इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, हम ताकतवर के साथ नहीं खड़े हुए कभी। और बार बार अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि हमले के 48 घंटे पहले मोदी जी नेतन्याहू के साथ क्या कर रहे थे, इसका कन्विंसिंग जवाब मोदी जी नहीं दे पाए हैं। और ये बहुत उसकी कीमत जो है वो महंगी होगी। जी राज जी जी बिल्कुल। रिजवी साहब आपके पास एक बार फिर आता हूं, फिर सुनील जी आपके पास आऊंगा। रिजवी साहब, क्या एक बयान और आया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बयान ये है कि उनसे जब NBC टेलीविज़न चैनल ने पूछा कि वहाँ सैनिक उतारने की आपने बात कही थी, उसके बारे में अब क्या ख्याल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस विषय में अभी हमने अपना जो प्लान है उसको कैंसिल कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कैंसिल कर दिया है। ये कैंसिल जो है इसके क्या मायने निकाले जाए, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं। और यहाँ से ईरान का जो खासकर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य अड्डों पे जो हमला है, उस हमले की भी कोई तस्वीर नज़र आती है क्या? और यहाँ से उधर इजराइल को कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि इजराइल, हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। कुछ खबरें आती हैं कि तेल अवीव पे, यरूशलेम पे हमला बोला गया है इधर इजराइल से। आज एक और मिसाइल की बात निकल के आई है और वो मिसाइल है खुर्रम शहर 4, उसको लॉन्च किया गया है आज तेल अवीव पे। ये मिसाइल क्या है जरा ये भी बताइए, और इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रतिक्रिया जरा बताइए, और फिर इजराइल में ईरान कितना हमला कर पा रहा है ये बताइए। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेके मैं पहले ये कहूंगा कि सोशल मीडिया में हमारे चलता है कि आखिर क्या फूकते हो, मिशन कौन सा नशा आप करते हैं कि आपका घंटे घंटे आपका जो मूड स्विंग होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी आप कहते हैं कि हम फोर्स उतारेंगे, कभी आप कहते हैं हम फोर्स नहीं उतारेंगे। तो ऐसा समझ में आता है मुझे, तो कभी कभी ये शक होता है कि वाकई ये डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जो बयान दे रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, नहीं मालूम। क्योंकि स्टेबल नहीं रहता है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कभी कहते हैं कि फोर्सेस उतारेंगे, कभी कहते हैं कैंसिल हो गया है। ये तो मसलन ऐसा लग रहा है कि हमारे किसी महल्ले का कोई प्रोग्राम था कि आपने पहले प्लान किया कि हम ये करेंगे, फिर देखा कि नहीं, वो जो है हमारा लाउड स्पीकर वाले ने हमको धोखा दे दिया तो हम कैंसिल कर देंगे। तो खुलासा ये समझ में आता है कि स्टेबल पॉलिसी खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं है। और जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका कहना है कि वाकईन, और खुद अमेरिका के अंदर से बातें सुनने में आ रही हैं, जो सेनेटर्स हैं उनका कहना है कि खुद अमेरिका के पास कोई पॉलिसी नहीं है इस वॉर को लेकर कि वो चाहते क्या हैं। पिछली बार जब उन्होंने जंग करी थी तो उन्होंने कहा था कि हम ईरान के जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनको पूरा तबाह कर देंगे। इस बार वो क्या चाहते हैं, अभी तक उनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। तो समझ में नहीं आता है कि शायद ये इप्स्टीन फाइल्स की ताकत है कि जो मोसाद के हाथ में एक कठपुतली बन के रह गए हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, और सारी जो पॉलिसी बन रही है, सारी की जो प्लानिंग हो रही है जंग की, वो नेतन्याहू और मोसाद और इजराइल तय कर रहा है। कभी वो कहते हैं कि हम सैनिक उतारेंगे, कभी कहते हैं सैनिक नहीं उतारेंगे। खुद इनको नहीं मालूम कि ये अचीव क्या करना चाहते हैं। तो शायद ये सिर्फ मध्य एशिया को जो है वो इस तरह से जिससे स्टेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, या जंग का माहौल रहे, यहाँ पे इस तरह से इजराइल की सुरक्षा बरकरार रहे। इस वजह से समझ में आता है। जहां तक फौजी उतारने की बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ईरान के अंदर वो जो 1 to 1 लड़ने वाले अफराद है ना, फौजी जो होते हैं, जो जंग लड़ते हैं, जो जंगजू होते हैं, जो हमने देखे हैं पहले जंग जो होती थी आमने सामने की लड़ाई, उनके अंदर इतना गम और गुस्सा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें सामने से कोई दुश्मन मिले और हम जो है उससे अपने रहबर का बदला ले सके। और बहुत बड़ी तादाद में खुद ईरान के पास आर्म फोर्सेस की तादाद बहुत ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे जो बसीज होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा आम
जो लोग होते हैं, जब जंगी माहौल होता है ईरान के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वहां पे कहते हैं ना वो रजाकार तौर से, वॉलंटरीली तौर से जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आमादा हैं फेस टू फेस जंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफी वाली बात होगी अगर यहाँ पे जमीन पे फोर्सेस उतारने की बात कर रहे हैं ट्रंप। तो उन्होंने सही बयान, जो पलटवार किया है, पलटे हैं अपने बयान से, यूटर्न लिया है, वो बिल्कुल सही लिया है। वो नहीं भेज सकते अभी। तो फिलहाल उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो हजारों की तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों में, कतर में, बहरीन में, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, तुम उनकी ही जान बचा लो, ये तुम्हारी हाई प्रायोरिटी होना चाहिए। और उसका सीधा सा एक रास्ता है कि बैग पैक करके यहां से वापस अमेरिका चले जाएं। तो ऐसे में कोई सूरत हाल समझ में नहीं आती। अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान के अंदर पूरी आमादगी है। मैं समझता हूं कि जो मैं माहौल यहां देख रहा हूं कि बहुत खुश हो जाएंगे ईरान के लोग और ईरान की आर्म फोर्सेस कि हमारा दुश्मन हमारे सामने है और हम जो है उससे डायरेक्टली दो हाथ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो जंग हो रही है, जब पिछली बार भी जो 12 दिन की जंग हुई, उसमें सारी जंग यही हुई है कि इन्होंने यहां से मिसाइल मारे और उन्होंने वहां से मिसाइल्स मारे या फाइटर जेट्स के जरिए से अटैक किया। तो हवा वाली जंग हुई, अभी तक जमीनी जंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो और जो मिसाइल की बात आप कर रहे हैं, खुर्रम शहर 4, वो इशारा हो चुका है। यहाँ पे क्लस्टर बम जो है, क्लस्टर बम वाली क्षमता है उसके अंदर, एक साथ कई सारे टारगेट्स को कंट्रोल अटैक कर सकती है। और उसकी जो मारक क्षमता है, जो उसके अंदर विस्फोटक है, जो उसके अंदर एक्सप्लोजिव है, उसका वजन भी बहुत ज्यादा है। और ये थर्ड जनरेशन कह सकते हैं, सेकंड की आखिरी जनरेशन की मिसाइल है कि जिसका मारक शक्ति बहुत ज्यादा है। और इजराइल के ऊपर लगातार अभी तक जो मैंने लास्ट देखा था, तकरीबन 22 वेव्स अटैक कर चुके हैं। IRGC का बयान आता है हर अटैक के बाद कि हम 22 या 23 तक, मैंने जो देखा था सुबह, वो अटैक कर चुके हैं। मिसाइल्स वहां पहुंच रही हैं क्योंकि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, जो इनका एयर डिफेंस है, वो थार हो, पैट्रियट हो, टॉम हॉक हो, आयरन डोम हो, मुख्तलिफ जो ऑनलाइन हॉरिजॉन वाले जितने भी हैं, इन सब की क्योंकि क्षमता जो है सुरक्षा देने की धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैंने एक इंटरनेशनल किसी रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी थी, वो कह रहा था, इजरायली था वो, उसने कहा कि पहले हमें 5 से 15 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले मालूम चल जाता था कि ईरान से मिसाइल आ रही हैं। अब सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट का वक्त रहता है ये पता करने के लिए कि ईरान से मिसाइल आने वाली हैं। तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में वक्त वो आएगा कि इजराइल और इजराइल की जो फोर्सेज, उनको पता भी नहीं चलेगा और ईरान की मिसाइल्स वहां पे गिरेंगी। वही बात है, क्योंकि ईरान जो भी नुकसान होता है उसको प्रॉपर तरीके से बताते हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी घरों को नुकसान हुआ है, कितने हॉस्पिटल्स को नुकसान हुआ है, ये एक पूरे प्योर नॉर्मल तरीके से, पूरी ईमानदारी से बताते हैं ईरान के अंदर। लेकिन अमेरिका और इजराइल का तरीका ये है, क्योंकि वो बातिल पे हैं, वो झूठे हैं, वो गलत के साथ हैं, वो नॉन जस्टिस वाला काम कर रहे, तो उनको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ कितना नुकसान हुआ है, कितनी मिसाइल्स हमारे ऊपर पड़ी हैं। आप देखिए, जब मिसाइल गिरती है, मत फर्ज करिए कि खुर्रम शहर 4 नाम की मिसाइल है जिसके अंदर 1 टन का विस्फोटक है, जब वो गिरता है तो जो वीडियो आती है वो किसी खिड़की को टूटे हुए होने की वीडियो दिखा देंगे या दिखा देंगे कोई कार जल रही है, तो समझ में आता है कि ये झूठ, क्योंकि मीडिया के माहिर हैं ये लोग, मीडिया पे कंट्रोल है इनके यहाँ, मीडिया सेंसरशिप है। अब यहाँ पे आके कोई भी इंटरनेशनल मीडिया शोर नहीं मचाता कि क्यों नहीं आप मीडिया को ओपन कर रहे हैं। ईरान के अंदर अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है किसी प्रोटेस्ट के दौरान, तो पूरे दुनिया में हल्ला हो जाता है कि नेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, जर्नलिज्म को मार दिया, फला कर दिया। लेकिन इजराइल में अब जो हो रहा है पूरी तरीके से सेंसरशिप है, बता नहीं रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है, कितनी मिसाइल पहुंच रही हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये दुनिया जो है वो डबल स्टैंडर्ड पे चल रही है। और मुख्तलिफ मौजुआत में ये बात साबित की जा सकती है। देखा गया है कि वही काम जब इजराइल और अमेरिका करते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ईरान या दूसरा और कोई मुल्क भी वही काम करता है तो उस पर बहुत ज्यादा शोर और बहुत ज्यादा बवाल मचाया जाता है कि ह्यूमन राइट्स चला गया, वुमेन राइट्स के खिलाफ हो गया, फला हो गया। तो खुलासा ये कि अटैक यहां से हो रहे हैं, मिसाइल्स भी वहां पहुंच रही हैं, लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि जमीन पे क्या नुकसान हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर फिलहाल हमें नहीं मिल सकती। मैं उम्मीद करता हूं और मेरी मांग है आपके जरिए से इंटरनेशनल मीडिया से कि जो वाकई हकीकत को समझना चाहते हैं, हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, वो ये कोशिश करें, इजराइल के अंदर जाने की कोशिश करें, वहां मांग करें, वहां पे ये बात उठाएं कि भाई हमें जमीनी जायजा लेने दिया जाए। आप देखें ईरान के अंदर कर CNN की जो है एक टीम आई है और आपने देखा होगा कि वो बाकायदा कार में बैठ के पूरे ईरान का दौरा कर रही है, वीडियोस बना रही है। तो ईरान ने CNN जैसे चैनल को, कि जो वेस्टर्न मीडिया का चैनल है, हमें बहुत ज्यादा इससे उम्मीद नहीं है कि ये
मसलन धोखा नहीं देंगे या मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ईरान ने ये मौका फराहम किया उनको कि आप आए, जमीन पे उतरें और देखें, आप उनके वीडियोज देखेंगे, वो नॉर्मल लोगों की जिंदगियों को दिखा रहे हैं। तेहरान के अंदर वो कॉफी शॉप्स में जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, उनकी जिंदगी किस तरह से नॉर्मल तरीके से चल रही है उसको CNN दिखा रहा है। इसी तरह से अगर इजराइल के अंदर भी दम है, इजराइल भी जो है वो हकीकत पे है, इजराइल को भी समझ में आता है कि हम सही हैं, तो वो 2-3 टीम को, वो फॉक्स न्यूज की टीम को, वो CNN की टीम को ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने दे, वो देखने दे दुनिया को कि वहां पे क्या नुकसान हो रहा है, ताकि दुनिया को ये समझ में आए और दुनिया ये समझे कि ईरान के अंदर वो ताकत है, वो पावर है कि इजराइल के ऊपर बहुत आसानी से, अब तो पहले एक जमाने में ये हुआ करता था कि आयरन डोम, आयरन डोम, आयरन डोम। इस जंग में आपने आयरन डोम का नाम नहीं सुना होगा, इस जंग में आपने बिल्कुल आयरन डोम का कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा। नाम आ रहा है तो थार्ड का नाम आ रहा है, पेट्रॉइड का नाम आ रहा है, टॉम हॉक का नाम आ रहा है, ऑनलाइन होरिजन का नाम आ रहा है। आयरन डोम जो है वो बिल्कुल जो है वो छन्नी की तरह हो गया, जैसे हमारे यहाँ छन्नी से आटा छाना जाता है, उसी तरह से आयरन डोम से तो अब जो मिसाइलें छन छन के जाती हैं और अपने हदफ तक पहुंचती हैं और जितना नुकसान एक्सपेक्टेड है ईरान की साइड से वो पहुंचा रही हैं। इसीलिए इतनी बेचैनी है अमेरिका और इजराइल के अंदर। जी, जरा आम जनजीवन का बताइए, आखिरी सवाल मैं जान रहा हूं आपको निकलना भी है। जरा रिजवी साहब, क्या स्कूल कॉलेज ये सब बंद हैं अभी? क्या युद्ध के हिसाब से बिल्कुल शहर में, और बाकी जैसे आप कह रहे हैं कैफ़े में जा रहे हैं, CNN के लोग आए हुए हैं, और लेकिन आम जनजीवन कैसा चल रहा है? वो मैंने आपके स्टाफ को जो है कल रात 12 बजे की जो है वो वीडियोस भेजी हैं, आप भी देखें। आपको ये जो स्क्रीन पे अभी वीडियोस दिखाई गई, ये आम जनजीवन है। ये मेरे घर से समझिए 5 मिनट की वॉक पे एक मैदान है, मैदान यानी चौराहा है तौहीद नाम का, और आपको सुन के हैरत होगी कि ये चौराहा वो चौराहा है जी, यहाँ पे 8 और 9 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के जो बैग गुंडे थे उन्होंने आके बड़ा हल्ला मचाया था, आग लगाई थी गाड़ियों में, लोगों को मारा था। ये वही चौराहा है। और ये नमाज के बाद, जैसे पहले बताया, नमाज होती है, इफ्तार होता है, यहाँ 6-6:15 बजे अजान है मगरिब की, उसके बाद इफ्तार करने में तकरीबन 7 बज जाता है। 7 बजे के बाद जो माहौल बनता है वो ऐसा माहौल बनता है, वो रात 12-1-2 बजे तक माहौल रहता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये तो रात की बात है। उसके अलावा दिन में क्या होता है, दुकानें सब खुली हैं, यहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है। रमजान का महीना है तो लोग अपनी खरीदारियां करते हैं, जो भी उनको इफ्तार का सामान खरीदना है। जैसे जनजीवन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। उसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि जो रहबर मौज़म की शहादत हुई थी तो उनके राष्ट्रीय शोक में जो है 1 हफ्ते की जो है वो छुट्टी की गई थी और 40 दिन का शोक यहाँ पे है। तो पूरे ईरान में इस वक्त शोकवारी का माहौल है। लोग काले कपड़े पहनते हैं, लोग अज़ादारी कर रहे हैं, इमाम हुसैन के मातम नोहा कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा एक ये भी पॉइंट है कि क्योंकि इजराइल और अमेरिका किसी भी तरह से दरीक नहीं आती, किसी तरह से भी मसलन कोताही नहीं करते कोई किसी को भी अटैक करने के लिए, तो एहतियात के तौर पे, ताकि एक साथ जैसे वो 175 बच्चियों की शहादत हुई है, 12 से 17 साल की बच्चियों के आपने वीडियोस देखे होंगे, उनके जनाजे जिस तरह से उनको दफन किया गया, वो ईरान ये नहीं चाह रहा कि और बच्चों को डायरेक्ट जो है निशाना बना सके। इसलिए शायद एहतियातन तौर से मुझे लगता है कल से भी जो स्कूल्स नहीं खुलेंगे वो ऑनलाइन वगैरह ही होंगे। हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है। 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान हुआ था जब रहबर की शहादत की खबर आई थी, वो 1 हफ्ता आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एहतियातन मुझे लगता है इसीलिए कि किसी और स्कूल पे हमला ना किया जा सके और एक साथ इतनी बड़ी तादाद में बच्चे ना मारे जाएं, स्कूल और कॉलेजेस फिलहाल बंद ही रहेंगे। तो जनजीवन बिल्कुल नॉर्मल है। मैं और भी कोशिश करूंगा वीडियोस आपको बताऊं कि किस तरीके से लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, कुंभ में हो चाहे हत्ता तेहरान में कि जहां पे सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, वहां पे भी आज अगर आप वीडियोस, मेरे जो आपको वीडियोस दिख रहे हैं आप, वो कुंभ के वीडियोस हैं। तेहरान के अगर आप वीडियोस देखें तो कई गुना ज्यादा, क्योंकि तेहरान बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है, कई लाख की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतने हमलों के बीच लोग जुमे में शिरकत कर रहे हैं और जुमे के बाद खास तौर से रैली में शिरकत कर रहे हैं, तो फिर उनकी नॉर्मल दिनों की जो जिंदगी है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। हर चीज यहाँ अवेलेबल है, मार्केट में सब सामान है, कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जो भी चीज हम लोग कोई भी चीज स्टॉक नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अगर कल तेल खत्म हुआ तो मैं 1 बॉटल तेल लेके आया, आटा खत्म हुआ तो मैं काम भर की जरूरत भर कई चीज लाया। सब लोग यही कर रहे हैं। कोई भी चीज यहाँ पे लोग जमा करके अपने घरों के अंदर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सबको इत्मीनान है इस सिस्टम के ऊपर कि हमारे पास चीजें हैं। पहले भी जो जिम्मेदार अफराद हैं, जब जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास स्टॉक्स पूरे हैं, पब्लिक घबराए नहीं, पब्लिक को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप है
घर के अंदर जमाबारी ना करें, या ऐसा ना करें कि 10-10 बोतल तेल खरीद लें और अपने अंदर घरों में रख लें ताकि बाजार से वो गायब हो जाए। तो इस तरह की कोई भी घबराहट और कोई भी टेंशन का माहौल इस हिसाब से नहीं है। बस एक माहौल है कि ये जंग जो है वो अपने नतीजे तक चले और अब ये सीज फायर ना हो। देखिए, आप पिछली बार जब 12 दिन की जंग चल रही थी और ईरान को जब अपर हैंड मिलने लगा, तो ये बात दुनिया में जाने भी लगी कि अमेरिका और इजराइल जो है वो पीछे हट रहे हैं, सीज फायर की बात शुरू हुई तो पब्लिक के अंदर एक गुस्सा भी था, पब्लिक के अंदर एक नाराजगी भी थी कि हमने उस वक्त 8 बड़े कमांडर्स को खोया था। ईरानी कह रहे थे, ईरानी आवाम का कहना था कि हमारे 8 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, अब हमें जंग रोकनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार अफराद ने उन्होंने सीज फायर किया। अब यहाँ पे जनता का ये कहना है कि भाई अब तो इन्होंने पिछली बार हमें धोखा दिया, सीज फायर हुई और फिर उन्होंने आके निगोशिएशंस के दरमियान, ये देखिए अजीब है, कितनी ज्यादा इस पे बात की जाए उतना कम है। इसको मसलन इंसानियत याद रखेगी तारीख में कि कितने ज्यादा खराब लोग हो सकते हैं दुनिया में कि आप आए हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, निगोशिएशन की मेजें सजा रहे हैं, 8-8 दिन बातें हो रही हैं और जब ये होता है ओमान के एक जिम्मेदार वहां के मिनिस्टर कहते हैं कि हम नतीजा निकलने वाला है, उसके अगले दिन आप हमला करते हैं और हमले की शुरुआत एक प्राइमरी स्कूल से करते हैं। दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हम वही एप्स्टीन क्लास वाले लोग हैं कि जो बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करना हमारा शौक है, इसलिए हम शुरुआत जो है बच्चियों को मार के करेंगे। तो ये एक ऐसी जंग है, ईरानी जनता पूरी तरीके से ये चाह रही है कि अब इनको मौका ना दे कि अब हम दोबारा सीज फायर करें तो फिर आके ये हमारे ऊपर हमला करें, फिर हमारा बड़ा नुकसान करें। इन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है, हमारे रहबर मौजम को शहीद किया है, तो अब हम इनको सही से सबक सिखाएंगे और सबक सिखाने का पहला लेवल ये है कि इस पूरे रीजन से अमेरिकन फोर्सेस जानी चाहिए ताकि वाकई मानों में इस पश्चिमी एशिया में जो है वो शांति बहाल हो सके। और जब यहाँ शांति बहाल होगी तो इसका असर सिर्फ ईरान और आसपास के मुल्कों पे नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया में पड़ेगा, खास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जी जरा ये बताइए, इंटरनेट की क्या व्यवस्था है? इंटरनेट बीच में जो खबर आ रही थी कि पूरे ईरान में उसको डिस्कनेक्ट किया गया है, क्या वो सुविधा फिर बहाल हो गई है? जी नहीं, इंटरनेट यहाँ पे दो तरह से, एक होता है इंटरनल इंटरनेट, यानी ईरान की जितनी भी वेबसाइट है, ईरान ने जो है खुद अपने अच्छी चीज ये है कि इनके पास खुद का यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन है, खुद के पास खुद का सोशल मीडिया है, खुद का व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन है। तो इंटरनली कनेक्टिविटी हर तरह से है, बैंकिंग एप्लीकेशन चल रही, हत्ता ओला उबर जैसी जो एप्लीकेशन बहुत मारूफ है ईरान में, आप कभी आए तो देखें, स्नैप नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको भी लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। तो इंटरनल इंटरनेट पूरा एक्सेस है, आप सब कुछ वैसे सर्च इंजन चल रहे हैं, ईरानियों ने जो ईरान के जो खुद के सर्च इंजन हैं, लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहें वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेशनल इंटरनेट का एक्सेस जो है वो बंद किया हुआ है और उसकी वजह यही है कि जो अभी पिछले महीने यहाँ पे रॉयट्स हुए और उसके पहले जो 12 दिन की जो जंग हुई थी, यहाँ पे जो इनके जासूस होते हैं, जो इनके एजेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं कि जो गद्दार टाइप के लोग हैं, वो राब्ता ना कर सके बाहर के लोगों से और उनको ये इशारा ना कर सके कि कहाँ कहाँ पे अटैक किया जा सकता है। और उनका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए ये इंटरनेट बंद किया गया है। और खास पब्लिक के अंदर कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इंटरनेट बंद है तो उनको कोई मसलन ये इश्काल हो या उनको कोई एतराज हो कि इंटरनेट क्यों बंद किया गया, क्योंकि इंटरनली उनके सारे काम चल रहे हैं। सोशल मीडिया ईरान का चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, बैंकिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं और सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है इस उन्वान से। लेकिन क्योंकि बाहर के इंटरनेट के जरिए से ज्यादा फायदा अमेरिका को, देखिए व्हाट्सएप अमेरिका का है, टेलीग्राम बाहर का है, यूट्यूब, जितने भी एप्लीकेशन है ये सारी एप्लीकेशन जासूसी करती हैं, ये सब घर की छुपी बात नहीं है। अब अगर ये सारी एप्लीकेशन यहाँ नॉर्मल खुली रहेंगी तो नुकसान फिर ईरान की जनता को है, ईरान की आवाम को है, ईरान के निजाम को है। इसलिए पब्लिक भी भरपूर इस चीज का साथ दे रही है, यहां तक कह रही है कि जब तक जंग चल रही है हमें इंटरनेट बंद रखना चाहिए। अगर कोई इंटरनेट खोलने की बात करता है तो उसकी बहुत ही शदीद मुखालफत भी यहाँ पे जनता कर रही है कि बिल्कुल हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, क्योंकि कहने को तो ये सब सिर्फ एक व्हाट्सएप जो है वो एक एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, लेकिन ये बात आज ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं कि बहुत आसानी से, अगर हमें 10 साल पहले ये बात मैं कहता तो शायद लोग कबूल ना करते कि ये सब अमेरिका के जासूसी निजाम का हिस्सा है कि जो लोगों की जिंदगियों में झांकते हैं, लोगों की जिंदगियों में दखालत करते हैं और जासूसी करके उनको अपने हदफ तक यूज करते हैं कि किस तरह से लोगों की जिंदगियों को डिस्टर्ब किया जाए। ये बात बिल्कुल आज दुनिया में मानी जा रही है। इसलिए ईरान ने ये डिसाइड किया है कि इन एप्लीकेशन से फिलहाल जो है हमको छुटकारा चाहिए जब तक ये जंग चल रही है। जंग के बाद हो सकता है कि दोबारा ये इंटरनेट नॉर्मल तरीके से हो। जी
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। बहुत ग्राउंड लेवल की जो बातें वहाँ की जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते हैं और समय निकालते हैं। इस जो अभी मुश्किल समय है उसमें से आप समय निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवी साहब, समय निकालने के लिए और ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं और हमारे साथ सिराज नकवी साहब भी जुड़ गए हैं। नकवी साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुनील शुक्ला जी, माफी चाहूंगा थोड़ा लंबा लेकिन महत्वपूर्ण है, चूंकि ईरान से और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जानना जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए तो लगातार जो बातें आ रही हैं पश्चिमी मीडिया की आ रही हैं और ईरान की वहां की, अब इंटरनेट कटा हुआ है तो क्या है, और ये जो तस्वीरें हैं ये सब तस्वीरें अपने ही सोर्सेज के जरिए और रिजवी साहब और बाकी तमाम साथियों जो वहां हैं उनके जरिए हम आप तक ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। यहां कुछ भी फेक दिखाने, क्योंकि अभी लगातार अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, इसने 4 सप्ताह के लिए या अगले आदेश तक टीवी रेटिंग निलंबित कर दी है। टेलीविजन चैनल्स, न्यूज चैनल्स की जो रेटिंग है उसको अगले 4 सप्ताह या अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। कारण क्या है? इजराइल ईरान संघर्ष के बीच कुछ समाचार टीवी चैनल अनावश्यक सनसनीखेज और अटकलबाजी वाली सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे आम जनता, विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले या जिनके मित्र या परिवार प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, के बीच दहशत फैल सकती है। जनहित में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मेसर्स बीआरसी को निर्देश देता है, यानी वही जो डीएबीपी पहले होता था, और ये बीआरसी, माफी चाहूंगा, ये बार्क है, ये उसको निर्देश देता है कि वो समाचार टीवी चैनलों के टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी को 4 सप्ताह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए जो भी हो पहले उसे तुरंत रोक दें। ये अभी से थोड़ी देर पहले का है। प्रशांत जी तो टीआरपी का खेल बहुत नजदीक से देखा है इन्होंने, लंबा समय तक। सिराज नकवी साहब ने देखा है नजदीक से। आप सब तमाम साथी, आप लोगों ने टीआरपी के खेल को खूब नजदीक से देखा है, और ऐसे में यहां आज अभी इस टीआरपी के खेल को रोका गया है। और इसीलिए ईरान से जो हमारे साथी बैठे हुए थे, ये टीआरपी के खेल वाला मामला नहीं है, ये सीधा है। जो तस्वीरें हैं वो वहाँ की हैं, जो बातें हैं वो वहाँ की हैं, और यहाँ कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं, बुर्ज खलीफा पे बम्बार्डिंग आप करवा देते हैं, कहीं और करवा देते हैं, ये सब हम नहीं दिखाते। जो है वो दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं तो उनकी जुबानी सुना देता हूं कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है, और इसीलिए हम बता रहे हैं। और जो ईरान में हो रहा है वो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। और इजराइल में चूंकि हमारे क्योंकि जो भी है हमारे भी सोर्सेज हैं, लेकिन वहां से बाहर, जैसे भी कह रहे थे रिजवी साहब, कि वहां से कुछ भी निकल के आना बहुत मुश्किल हो गया है, वहां से बाहर खबरें नहीं आ रही हैं, इसलिए इजराइल की वहां की तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और फेक एआई जनरेटेड हम तस्वीरें देना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, जरा यहां आपसे पहली प्रतिक्रिया आपकी भी, लंबा इंतजार के बाद पहली प्रतिक्रिया, कि क्या आपको लगता है ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है? क्या आपको लगता है कि अब यहां करो और मरो वाली स्थिति में ईरान नहीं बल्कि अमेरिका पहुंच गया है, इजराइल पहुंच गया है, ऐसा माना जाए? और इन सब के बीच जो मिडिल ईस्ट है उसकी क्या भूमिका दिखाई देती है? धन्यवाद राजीव जी। नहीं, जंग तो अभी रुकने वाली नहीं है। रुकने वाली इसलिए नहीं है कि ट्रंप जैसा एक ऐसा व्यक्ति है जो तार्किक तरीके से सोचता ही नहीं है। वह इजराइल की कठपुतली बना हुआ है, और ईरान किसी भी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान एक ऐसा देश है जो लड़ाई में किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और हटना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो बिना संघर्षों के कैसे बचा सकते हैं? एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि ईरान में जो वर्तमान हुकूमत है, रजीम है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश है। कुर्द जो विद्रोही हैं वह इस निजाम को बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देश के भीतर एक असंतोष का माहौल है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। बाकायदे बयान आया ट्रंप का, वो कुर्द विद्रोहियों से उम्मीद कर रहे थे कि वो संघर्ष करें और उनको मदद दें, और रिजीम बदलने का जो जिम्मेदारी है वह कुर्द विद्रोहियों को देना चाहते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम भाड़े के टट्टू नहीं है।
वो भाड़े की किराए पर काम करने वाले लोग नहीं है। तो एक ईरान में इस संघर्ष के बाद भी, और रिजवी साहब बता भी रहे थे कि संघर्ष के बाद भी ईरान की जनता हुकूमत के साथ खड़ी है। ईरान की जनता इस युद्ध को रोकने के लिए कोई दबाव बना रही हो अपने इंतजामिया पर, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और उस सरकार के सामने और वहां के आवाम के सामने बड़ी चुनौती है कि वह ट्रंप और इजराइल की बादशाहत को स्वीकार कर लें, या जो उनके अपनी संप्रभुता है, उनकी अपनी सोच है, उनका जो अस्तित्व है, उसके साथ उसको बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। ईरान पिछले 4 दशक के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी यह स्थिति नहीं बनी है कि अपनी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक उपाय हो वो न कर सके। 1 साल पहले लड़ाई लड़ा हो, उस लड़ाई में भी उसने साबित किया अपने आप को कि वह किसी भी तरह से इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उस लड़ाई में भी ट्रंप ने ढेर सारे वायदे किए थे। उसने कहा था कि वो जो जितने परमाणु संयंत्र हैं उसे बर्बाद कर दिए गए, अब कुछ भी बचा नहीं है, ईरान का सुरक्षा तंत्र खत्म कर दिया गया। आज भी वो कह रहा है कि वहां का वायुसेना के जो सुरक्षा तंत्र खत्म हो गया, नौसेना एकदम बर्बाद हो गई, कुछ बचा नहीं, बावजूद इसके ईरान लड़ रहा है। तो राष्ट्रपति के स्तर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्तर पर मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है और ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, वह कर रहा है कि लड़ाई लड़ेगा। तो इस संघर्ष को आप जल्दी खत्म होने की आशंका दिखाई, संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। यह मैं मानता हूं कि यह लड़ाई खत्म हो जाती अगर ट्रंप अपने सैनिकों को ईरान में उतार देता, और जब बड़े पैमाने पर सैनिक मारे जाते, लड़ाई होती आमने सामने की, जो ईरान कहता भी रहा है, तो यह फिर उस लड़ाई को चला पाना ट्रंप के बूते के बाहर का हो जाता। फिर अमेरिकी जो जनता के दबाव में ट्रंप को इस लड़ाई को वापस लेना पड़ता। आज स्थिति है कि जिन देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, जो खाड़ी के देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, जहां पे अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, उन सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले ने उन देशों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि आखिर आप इस लड़ाई को अमेरिका के हाथों आप कैसे खेलते रहे। अमेरिका के हाथों खेलने का दुष्परिणाम है कि इस ईरान के हमले को आपको झेलना पड़ेगा, और ईरान किसी भी तरह से अपने आप को समेटने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके लिए आवश्यक होगा, स्वाभाविक सी बात है कि जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप मार डालिए, उसकी हत्या कर दीजिए, जिस देश के धर्मगुरु की आप हत्या कर दीजिए, पूरे परिवार का सफाया कर दीजिए, आप अंतर्राष्ट्रीय किसी कानून को मानने के लिए तैयार न हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और वहां के लोग अपने नेताओं के साथ हैं, अपने हुकूमत के साथ हैं, ये उन्होंने दिखा भी दिया। जब ये खमेनी साहब की हत्या हुई, उसके बाद भी वहां के लोग जिस तरीके से समर्थन में उतरे, शोक सभाओं में शामिल हुए, ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए, ये लगता है कि वो किसी भी तरह से अपने सरकार के साथ खड़े हैं। वो यह कहने के लिए नहीं है कि आप अपने कदम वापस लीजिए। इस लड़ाई में जो ट्रंप की और इजराइल की स्थिति है, नेतन्याहू और ट्रंप जैसे लोगों ने उम्मीद किया था कि वो बहुत जल्दी इस लड़ाई को खत्म कर लेंगे, 1 हफ्ते से अधिक लड़ाई चलेगी नहीं, और एक लड़ाई में वो ईरान को समर्पण करा देंगे। वो संभव नहीं हुआ, और हो भी नहीं सकता था। अगर आप पिछली लड़ाई को याद कीजिए तो ईरान लगातार कह रहा है कि वो लड़ता रहेगा, लड़ भी रहा है। उसके किसी भी गतिविधि से आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसने अपने अभियान को शिथिल किया हो या कमजोर किया हो। उसके मिसाइल उतनी ही ताकत के साथ भेजे जा रहे हैं, उसके मिसाइलों की जो मारक क्षमता है बढ़ती चली जा रही है। वो लगातार ये कह रहा है कि उसके पास मिसाइलों की संख्या कम नहीं है। अब उसके चीन और रसिया का सहयोग मिलने के बाद वह इसकी स्थिति, अपनी सुरक्षात्मक स्थिति भी बेहतर हुई है। तो ईरान क्यों अपने आप को वापस करेगा? लेकिन इस लड़ाई में जो सबसे जितना एक्सपोज खाड़ी कई देश हुए हैं और ईरान, इजराइल, अमेरिका हुआ है, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसमें एक्सपोज हुई। हमारा अपना देश, हम अपने देश को लेकर के चिंतित हैं कि हम कहां खड़े हो गए। हम खमेनी के परिवार की हत्या के कितने दिनों के बाद ईरानी दूतावास में जाकर के शोक संदेश देते हैं।
उसमें भी खेमनेई का नाम आप नहीं लेने के लिए तैयार है। एक ऐसा गोल मटोल शब्द आप बोलते हैं जिसको लगता है कि पता नहीं किस दबाव में और किस तरह का काम कर रहे हैं आप। ईरान का जो युद्धपोत था, जो हमारे आमंत्रण पर भारत आया हुआ था, हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि जो हमारे आमंत्रण पर आए हुए हैं वो उनकी स्वदेश वापसी सुरक्षित हो जाए, उसको अमेरिका टारपीडो से डुबो देता है। जो सैनिक बचे रहते हैं उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाती। उस घटना को लेकर के हम मौन रहते हैं, हम कोई बात नहीं कह पाते। कहां हम पहुंच गए, किस जगह पहुंच गए हैं, किन स्थितियों में आ गए, ये सब एक बड़ा सवाल हम लोगों के लिए पैदा हो गया कि भारत, दुनिया क्या कोई भी ऐसा मसला नहीं होता था जिसमें भारत की प्रतिक्रिया न आती हो। भारत के नेताओं ने, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में खड़ा होकर के अमेरिका की आलोचना न की, उनकी सरजमी पे खड़े होकर के उनकी गतिविधियों की आलोचना की कि यह गलत है, अनुचित है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से के अनुकूल नहीं है। उस देश में खड़े होकर कहा। आज हम अपने मुल्क में खड़े होकर किस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आपको कौन सी मानेगा, आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा। ईरान का युद्धपोत हमारे आमंत्रण पर एक सैनिक अभ्यास के लिए आया हुआ था, उसको हिंद महासागर में अमेरिका ने डुबो दिया। ये एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। हम इस पर भले मौन हो जाएं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक विश्वसनीयता का बड़ा सवाल पैदा हो गया। चुप है आप हम आलोचना करने की स्थिति में नहीं रह गए। हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान पे हमला हो रहा है और जो उसके नागरिक ठिकानों पे हमले हो रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों का उल्लंघन है, मानवता के खिलाफ है। 170 बच्चे मार दिए जाए और हम चुप रहे। हम अपने देश को कहां पहुंचा दिए हैं। हम इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते रहे हैं। भारत हमेशा से जो पीड़ित पक्ष रहा उसके साथ खड़ा होता रहा, हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता रहा। हमारी बहुत बड़ी ताकत कभी नहीं थी, आज भी विकासशील देशों में हमारी गिनती होती है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर हम हमेशा से माने जाते रहे, लेकिन हम चुप हैं। और उन देशों से बात कर रहे हैं जो देश अपने सरजमीन का दुरुपयोग करने दे रहे हैं अमेरिका को, उनके प्रमुखों से बात कर रहे हैं। तर्क क्या दे रहे हैं कि भारतीयों का हित सुरक्षित करना जरूरी है। अरे भारतीयों का हित कहां सुरक्षित हो गया। भारतीय की जिस किसी खाड़ी के देश में रह रहे हैं वहां सुरक्षित कहां हो गए। अगर असुरक्षित हैं तो इजराइल और अमेरिका के हाथों सुरक्षित हैं, क्योंकि वो नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। ईरान तो अब जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वहां हमला कर रहा है वो। तो एक बड़े यही स्थिति हो गई है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। कोई आवाज किसी की नहीं सुनाई पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो बोल भी रहा है उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान जैसा देश अगर इन दोनों बड़े देशों से कोई वजह तो नहीं बनती ना। आप इजराइल ने क्यों हमला कर दिया, अमेरिका ने क्यों हमला कर दिया। जब ईरान आपसे बात करने के लिए तैयार है, वार्ता चल रही है, दोनों हम मेज पे आमने सामने बैठे हुए हैं, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, ईरान उस बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है, आपने क्यों हमला कर दिया। केवल अपनी ताकत को दिखाने के लिए या उस इलाके पर कब्जा करने के लिए। तो ये जो पूरे के पूरे हालात हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल और अमेरिका पे कोई दिख नहीं रहा है। ईरान 4 दशक के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए जो तैयारियां चाहिए उसमें वो बाकायदे उसकी तैयारियां दिख रही हैं, वो लड़ने के लिए तैयार लगा हुआ है। ट्रंप और इजराइल अपने इन जो युद्ध की स्थितियां हैं उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अन्य देशों के दबाव से ही तो आप इस लड़ाई को कमजोर कर सकते हैं, जो अभी कुछ दिख नहीं रहा। यह जरूर है कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसकी गतिविधियां चल जरूर रही हैं, कितनी कारगर होंगी ये बड़ा सवाल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी कारगर होंगी ये जो आखिरी आप कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ बहुत कुछ यहाँ लगातार परिवर्तित होते हुए हम देख रहे हैं। ईरान का जो युद्ध है ये भारत के लिहाज से, और इसका कवरेज हम लगातार क्यों कर रहे हैं इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर क्योंकि इससे पूरी दुनिया बदल जाएगी अगर इसका कुछ भी परिणाम निकला तो। नकवी साहब, जरा आपके पास आना चाहता हूं। आप अब आज 7वां दिन ईरान
को और अमेरिका को अगर 7वें दिन पूछूं तो आप कहां देखते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान अब अभी से थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद जब राष्ट्रपति महोदय व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने आएंगे या उनकी प्रवक्ता आएंगी तो फिर 2-4 बातें ऐसी कह देंगे जो कल कही थी उससे उलट कह देंगे। यह लगातार चल रहा है। लेकिन फिर भी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कहां देखते हैं आप इस जंग को आज 7वें दिन? अभी आप रिजवी साहब से बात कर रहे थे, वो लाइव थी तेहरान से जी। तो मुझे लगता कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि रिजवी साहब ने आपको वहां की जो वीडियोस भेजी हैं, वहां की आम जिंदगी, वहां किस तरह से लोग बेखौफ होकर सड़कों पर मूव कर रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम कहीं से कहीं तक डरी हुई नहीं है बिल्कुल। और दूसरी तरफ जहां तक इसराइल की बात है, जहां तक अमेरिका की बात है, इसराइल की बात करूं मैं, इसराइल की इतनी हालत खराब है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि वो सच को छुपा रहा है। उसके यहाँ बाहर के मीडिया को एंट्री की इजाजत नहीं है और वो रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है। तो सच कौन छुपाता है? सच वो छुपाता है जिसको सच के सामने आने से कोई खतरा होता है। जाहिर है कि इसराइल वो खतरा महसूस कर रहा है कि जो कुछ उसने पिछले आधी सदी से ज्यादा के लंबे अरसे में बनाई है अपनी साख, कि वो बहुत ताकतवर मुल्क है और वो अमेरिका और वो दुनिया को अपने उलटफेर कर सकते हैं, वो उस इमेज को पिछली 12 दिन की जंग में और अब 1 हफ्ते की जंग में ईरान ने तहस नहस करके रख दिया है। उन्हें बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम जो पूरी दुनिया में रोग बांटते फिरते थे, तुम्हारा जमाना लग गया है। तो दोनों की हालत बहुत खराब, अमेरिका हो या इसराइल, इनकी हालत बहुत खराब है। आपने अमेरिका की बात की, ट्रंप क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, अभी थोड़ी देर बाद उनकी बात पता चलेगी। लेकिन अगर वो कुर्दों से मदद मांग रहे हैं तो उनकी औकात ये है कि एक इतना बड़ा मुल्क, ईरान की एक छोटी सी आबादी कुर्दों की, या जो आसपास के इलाकों में, इराक में भी हैं, कुछ शाम में भी हैं ये कुर्द, उनसे मदद तलब कर रहे हैं। यानी अमेरिका में अपने बलबूते पे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। वो जब हारने लगे, उनको लगा कि हम तो मारे जाएंगे यहाँ पर। और जमीनी जंग की जहां तक बात है, मुझे ये लगता है कि जमीनी जंग पे अमेरिका नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका उन्होंने अभी तक तसव्वुर नहीं किया होगा। इसलिए कि जमीनी जंग में 100% ईरान भारी पड़ेगा। अभी तक वो नहीं आए, उनको अंदाजा है कि वो अपने फौजियों की लाशें बिछी भी नहीं देखना चाहते। और यही हाल होना उनका, अगर ईरान में अपने फौजी उतारेगा अमेरिका या आसपास के इलाकों में उतारेगा, वहां से कोई इस तरह का हमला होता है, तो वो हमला ईरान के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होगा, वो हमला खुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। तो दोनों मुल्क जो हैं, इसराइल हो या अमेरिका, उन्हें अपनी 1 हफ्ते की इस जंग में औकात पता चल गई है। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में आप देख रहे हैं रोजाना, अमेरिका में खुद जगह जगह एजिटेशन हो रहे हैं। अमेरिका की फौज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के लिए क्यों लड़ें। ये बात सही है बिल्कुल कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है इसराइल के लिए। ट्रंप सीधे सीधे ट्रंप को, मैं बल्कि ये कहूंगा ट्रंप को शायद ब्लैकमेल कर रहा है नेतन्याहू। ट्रंप इस कदर कमजोर साबित हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ इसराइल ने कहा वो उन्होंने मान लिया, और मान लिया तो उसकी सजा उनको जितनी भुगतनी पड़ रही है इसराइलियों को, उससे कहीं ज्यादा खुद अमेरिका को भुगतनी पड़ रही है। उनका अरबों खरबों का नुकसान अभी तक हो चुका है। उनके होता क्या है, देखिए कि अगर 10 रुपए का हथियार ईरान इस्तेमाल कर रहा है तो वही हथियार अमेरिका बना रहा है 100 रुपए में। तो अमेरिका ने हमला किया या बचाव किया, डिफेंस में जो अपने हथियार इस्तेमाल किए, उसमें उनका नुकसान ज्यादा बड़ा हो रहा है और ईरान का बहुत कम नुकसान हो रहा है। और कई चीजें ऐसी हुई हैं, बड़ी दिलचस्प चीजें कि अभी ये खबर आई थी, मुझे नहीं पता ये खबर किस हद तक ठीक है और इसमें कितनी सच्चाई है, कि उन्होंने कुछ 3D टाइप की तस्वीरें अपनी मिसाइल्स की या के जंगी तैयारों की, जहाजों की लगा दी और उस पर हमले किए गए। मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि ईरान बहुत ही प्लानिंग के साथ जंग लड़ रहा है। और ये कहा भी जा रहा है कि ईरान ने इस जंग की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी, इसलिए कि देखिए अमेरिका का जो रवैया रहा उसकी पूरी तारीख उठा के देखिए। ये लोग कभी सच नहीं बोलते। अभी ये बात हो रही थी ना कि वो इधर आप बातचीत कर रहे हैं और उधर आपने हमला कर दिया, तो ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ईरान बहुत अच्छी तरह, ईरानी पूरा एक बहुत ज़हीन कौम है, उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाजा। आप ये देखिए हर शोबे में, हर फील्ड में, चाहे वो लिटरेचर का मामला हो, चाहे वो कल्चर का मामला हो, और चाहे वो जंग का मामला हो, वो हर मामले में दुनिया से बहुत आगे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईरान में जब से ये मजहबी क़यादत आई, मजहबी लीडरशिप आई है,
तो ईरान बहुत पीछे चला गया है। दुनिया जहान की छोटी सच्ची बातें की जाती हैं। लेकिन मुझे बताइए कि इन 45-40 सालों में ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कुछ हासिल किया है, क्या शायद ईरान के जमाने में ये हासिल था? ईरान अमेरिकी जहाजों, अमेरिकी हथियारों के सहारे खड़ा हुआ था। आज ईरान अपने हथियारों को, और ये तब किया है ईरान ने जब उस पर सैंक्शंस हैं, सारी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने एक बड़ा काम अंजाम दिया। उन्होंने अपनी फौजी ताकत को बहुत पहले से बहुत बेहतर किया, मजबूत किया। उन्होंने नए नए मिसाइल बनाए, नए ड्रोन बनाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है। आप जरा इंटरनेट पर जाके देखिए, हर साल ईरान के साइंसदान और ईरान के स्टूडेंट्स साइंटिफिक टॉपिक्स पर जितना लिख रहे हैं, इतना दुनिया में शायद बहुत कम कंट्रीज के स्टूडेंट्स लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान हर फील्ड में काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ईरान उन मुल्कों में शामिल है, चंद मुल्कों में, कि जहां स्टूडेंट लाइफ से फौजी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो एक चीज तो ये कि वो फौजी ट्रेनिंग बहुत शुरू में ले लेते हैं। दूसरी चीज ये जिसकी बार बार बात हुई है कि उनकी आइडियोलॉजी सीधे सीधे करबला से आती है। उन्हें कोई किसी बात का डर ही नहीं है। वो आपने देखा ना कि हम सड़कों पे किस तरह से बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ये निडरपन उनकी जिंदगी का हिस्सा, उनकी उस आइडियोलॉजी ने उनको निडर बनाया है जो करबला से आई है। तो उन्हें न तो इस बात का डर है कि हमारे साथ क्या होना है, हम लड़ रहे हैं और हमें जीत हासिल करनी है, या हमें शहीद हो जाना है। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। तो वो इस जंग को बहुत इस नजरिए से लड़ रहे हैं कि हमारे लिए हमारी वजूद की जंग है और हम इसे हर हालत में जीतेंगे। उनके साथ दोनों चीजें हैं। उनके साथ ये बेखौफी भी है कि वो करबला वालों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने फौजी ट्रेनिंग ली है। तो ईरान के मुकाबले में अमेरिका ये जंग इसलिए नहीं जीत सकता, 99.9% में श्योर हूं, इसलिए नहीं जीत सकता कि उनका ये सब कुछ नहीं है। वो जो लड़ रहे हैं वो अपने बड़े हथियारों के बल पे लड़ रहे हैं। उन हथियारों का क्या हशर ईरान ने कर दिया एक हफ्ते में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों के सामने है कि बड़े बड़े उनके हथियार जो बहुत महंगे हथियार थे, और वो हथियारों का जखीरा भी उनका खत्म हो रहा है। वो जवाब दे रहा है सारा जखीरा। अब वो कहां से बनाएंगे? इसराइल और अमेरिका उन हथियारों को बनाने की पोजीशन में भी नहीं है सही मानों में। उनकी इकोनॉमी डूब रही है और उनकी सलाहियतें हथियार बनाने की वो खत्म होती चली जा रही हैं। जी, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात मैं कर भी रहा था कि बयान आएगा घंटे 2 घंटे बाद, लेकिन अभी आ गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे हैं कि ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। उसके बाद और एक महान और स्वीकार्य लीडर से के चुनाव, यानी वहाँ का जो सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद हम और हमारे कई शानदार और बहुत बहादुर साथी और पार्टनर ईरान को बर्बादी के कगार से वापस लाने के लिए बिना थके काम करेंगे। ये कह रहे हैं, यहाँ पर 7 वचन निभाने वाला वचन यहाँ दे रहे हैं। इसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ईरान का भविष्य शानदार होगा। ईरान को फिर से महान बनाओ। मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन, नया नारा दे दिया इन्होंने। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर कह रहे हैं, इन्होंने लिख दिया, सुबह सुबह सो के जगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मीगा दे दिया। मेक इंडिया ग्रेट अगेन भी कहा था, अब मेक ईरान ग्रेट अगेन कह रहे हैं, और उसके लिए सुप्रीम लीडर का चुनाव अपने हिसाब से करें। अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास आता हूं, फिर समय कम है और फटाफट आप सबके पास आता हूं, जल्दी जल्दी एक राउंड और खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप तमाम साथी? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो ट्रंप साहब जो है वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। सुबह कह रहे थे कि हथियार डाल दो, बिना हथियार डाले कुछ नहीं होगा, हम तुमको माफ कर देंगे, सेना से कह रहे थे। अब पिछले दरवाजे से बात भी कर रहे हैं लोगों से, और फिर ये धमकी भी देना चाहते हैं। कुल मिला के राजीव जी ये कि कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि जो पेंटागन है उसने कहा है कि भाई अब ना तो पैसा बचा है लड़ने के लिए, ना हथियार बचे हैं, तो पैसा भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। और जिस तरीके से ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने छोटे हथियार जो थे पहले निकालकर और इनके बड़े हथियारों की पोल खोल दी, छोटे हथियारों से मार के इन्होंने बड़े हथियार झोंक दिए उसके ऊपर। अब वो हथियार खत्म हो रहे हैं और ईरान के नए हथियार अब निकलना शुरू होंगे, तो इनके पास अब लड़ने का मादा बचा नहीं है। लेकिन ईरान ये समझ रहा है कि पिछली बार भी यही हुआ था कि 12 दिन की जंग हुई थी, तो 12 दिन की जंग के बाद जब इजराइल के पास माल मसाला खत्म हो गया तो ट्रंप के पास भागे नेतन्याहू कि भाई अब रुकवाओ जंग को, और उसके बाद फिर तैयारी करना शुरू कर दी।
तो बातों में उलझाए रखा और उधर सीज फायर की घोषणा कर दी और फिर तैयारी कर दी। तो ईरान भी समझ रहा है कि अगर ये अब भी बात करते हैं तो अब ये फिर और ज्यादा तैयारी करेंगे, तो इसलिए इनको इस स्थिति में ला दो कि ये लंबे समय तक तैयारी कर ही नहीं पाए। ईरान का, राजीव जी, नागरिक नुकसान जो है वो ज्यादा हो रहा है, सैन्य नुकसान कम हो रहा है, लेकिन इजराइल का और अमेरिका का सैन्य नुकसान बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रहा है। वो जो बताया जा रहा था कि वो अब्राहम लिंकन जो है, IRGC ने बताया है कि वो 350 किलोमीटर हरमुज से दूर था और इधर की तरफ आ रहा था, लेकिन IRGC की नेवी ने उस पर जब हमला किया तो 1000 किलोमीटर दूर वो भाग गया। ये है राजीव जी। इधर ये जब खबर आई कि वो हथियार खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर व्हाइट हाउस को कहना पड़ा है राजीव जी, स्पष्टीकरण एक तरीके से देना पड़ा है कि ट्रंप कि हमारे पास जखीरा पूरा है, कोई कमी नहीं है, और चूंकि ट्रंप जो चाहते हैं कि वो लंबा चलेगा, तो इसलिए उन्होंने जो ठेकेदार हैं, खास तौर से रायथॉन है और लॉकहीड मार्टिन, ये जो ठेकेदार हैं रक्षा हथियारों के उत्पादन करने वाले, इनसे आग्रह किया है कि ये इसको तेज करें ताकि भंडार जो है कभी खत्म ना हो, फिर से भरा जा सके। यानी एक तरीके से अपरोक्ष रूप से ही स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उनका स्टॉक खत्म हो रहा है। उधर रूस के एक रक्षा विशेषज्ञ हैं यूरी नाटनोव, उनका कहना है कि इजराइल के अमेरिका के पास 5 से लेकर 7 दिन तक का जो है इंटरसेप्टर्स हैं कि वो ईरान को रोक सकते हैं, और ईरान ने अभी हल्के हल्के जो है अपने हथियार निकाले हैं। जब इसके बड़े हथियार निकलेंगे तब तक ये इनके पास उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता बचेगी ही नहीं। तो यही स्थिति पैदा हो रही है, लगता है ये तो इसलिए ट्रंप साहब जो है वो डांटो और पुचकारो और पीछे से बात करो, दोनों उस पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं राजीव जी। ये एक तरीके से आया है। और इसको आप देखिए कि जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है उसके अध्यक्ष जो है माइक जॉनसन, उन्होंने आज थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम युद्ध में नहीं है। अब सुन लीजिए, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम युद्ध में हैं और बिना सरेंडर किए कोई बात नहीं होगी, और प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष है माइक जॉनसन वो कह रहे हैं कि हम युद्ध में नहीं है, हमारा युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप और रक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक सीमित अभियान है। अगर सीमित अभियान है तो भाई तो फिर आप जो है कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, और युद्ध नहीं है तो क्या था, खामोश क्यों नहीं बैठ जाते, फिर क्यों तैयारी कर रहे हो कि हथियार और चाहिए। पीट हेगसेथ जो रक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि आपने हमारी ताकत देख ली, अभी और आप ताकत देखेंगे। ये है राजीव जी। इधर रूस के ऊर्जा मंत्री जो हैं सेर्गेई स्रिवेलेव, उनका कहना है कि रूस किसी भी चुनौती के बावजूद ईरान के साथ अपना सहयोग जारी रखेगा, और उनका कहना है कि इस कठिन और दुखद घड़ी में मॉस्को ईरानी जनता के साथ खड़ा है। रूस ईरान की आर्थिक परियोजनाएं और समझौते योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो यानी रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो करेगा, और आगे खुलता हुआ ये आगे आ रहा है। इधर राजीव जी एक जो बड़ी खबर है जी, वो ये है कि अब आरोप लगना ये शुरू हो गए हैं, और अमेरिका की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि रूस जो है वो ईरान को अमेरिका के सैन्य अड्डों के लोकेशन जो है और उसके जहाजों की लोकेशन वो दे रहा है, और ईरान इसलिए मार कर रहा है। ये जो है द वाशिंगटन पोस्ट है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें ये आरोप से लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस ईरान को कितनी सही जानकारी दे रहा है ये साफ नहीं है, लेकिन एक सूत्र का कहना है कि उनकी तरफ से बड़ी कोशिश है। तो यानी अब ये आरोप ये लगना शुरू हो गया कि रूस मदद कर रहा है इसलिए ईरान मार रहा है। यानी आप पिट रहे हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ईरान हमको इसलिए मार पा रहा है क्योंकि रूस जो उसकी मदद कर रहा है। तो अब ये है राजीव जी। इधर पेड्रो सांचेज जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं, वो उन्होंने बहुत खुलकर जो ट्रंप का विरोध किया था, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि सैन्य तनाव न केवल विश्व शांति के लिए खतरा है, बल्कि हमारे देशों यानी स्पेन और पुर्तगाल में व्यवसायों परिवारों की समृद्धि के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे जीवन यापन में लागत में वृद्धि होगी। इधर राजीव जी तेल की कीमतें बढ़ना जो है अमेरिका में वो तय है, और कहा यह जा रहा है कि जो रिजर्व था अमेरिका का तेल का भंडार, ट्रंप साहब ने उसे भरा नहीं और उससे पहले ईरान पर हमला बोल दिया। और अब जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज़ बंद किया है, तो अब संकट जो है वो अमेरिका में पैदा होने वाला है। रिजर्व भंडार जो है वो 1/3 रह गया है, तो अगर 4-5 दिन में नहीं पहुंचा वहां तेल, तो ईरान में अमेरिका में दिक्कत हो जाएगी। अब चर्चा ये भी चल रही है कि जो कहा गया है कि भारत जो है रूस से तेल ले ले, तो चर्चा ये है कि राजीव जी की रूस से तेल खरीदे भारत और अमेरिका को सप्लाई कर दे।
ये चाल है सर में, तो कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई सैंक्शन हटा दिए गए हों, ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जल्दी से प्रशांत जी, अमेरिका के राष्ट्रपति, आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लिया, देख लिया, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या है? मीगा कह रहे हैं, मतलब ये बताना चाहते हैं कि ईरान पर हमने पूरा कब्जा कर लिया है, या ईरान को धमका रहे हैं? क्या क्या है इसके पीछे? देखिए, वो एग्जिट तलाश रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब एग्जिट तलाश रहे हैं, और किसी भी दिन किसी बयान पे, किसी डेवलपमेंट पे उनको वो घोषित कर देंगे कि अमेरिका की जीत हो गई, अब हम इस युद्ध से बाहर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एग्जिट तलाश रहे हैं। 2-3 बड़े डेवलपमेंट ये हुए हैं राजीव जी। वो ये कि परसेप्शन वॉर की शुरुआत हुई है, और परसेप्शन वॉर में मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है। गाजा में कभी भी इजरायली गवर्नमेंट ने विदेशी पत्रकारों को इजाज़त नहीं दी। ईरान में इस वक्त CNN के पत्रकार पहुंच चुके हैं जी। ईरान ने CNN के अमेरिकी पत्रकारों को इजाज़त दे दी है। तो अब जो वहाँ से मीडिया कवरेज आएगी, जो परसेप्शन वॉर है, वो एक नया जो आयाम है, जो नया एक एस्पेक्ट है युद्ध का, वो आज से शुरू हो गया। और उसी में अभी आपने चर्चा की कि TRP के लिए जो है वो 4 हफ्ते के लिए TRP को ब्लॉक कर दिया गया है जी। और वो जो TRP बताने वाली कंपनी है BARC, उनको चिट्ठी लिखी है मिनिस्ट्री ने। ये क्यों लिखी है? ये जो मिडिल ईस्ट के शहरों पर हमले हो रहे हैं, उस पे ये लोग मनगढ़ंत खबरें या उस तरीके की खबरें ना चलाएं, ताकि वहाँ पैनिक ना हो। जो 90 लाख इंडियंस रहते हैं, और खासकर वो इजराइल के मित्र देश भी हैं, उनको आर्थिक नुकसान ना हो, उसके लिए ये किया गया। और उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मजेदार, दर्शकों को जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को। ये गोदी मीडिया का एक बड़ा प्रमुख चैनल, और ये कह रहा है कि ईरान ने 66 अमेरिकी दूतावास के लोगों को बंधक बना लिया। अब इन्हें कोई बताए कि आखिरी बार अमेरिका का दूतावास ईरान में 1989 में था। 1989 के बाद अमेरिका का कोई दूतावास नहीं है। तो इस तरीके की जो मनगढ़ंत झूठी खबरें आती हैं, बहुत सारी AI की जनरेटेड खबरें आती है, उन पे जरा अंकुश लगाने के लिए क्यों इनके ऊपर TRP का बंदिश लगाई गई है। नहीं, ये बंदिश, प्रशांत जी, आप तो चूंकि TRP के खेल को बहुत नज़दीक से जानते हैं, ये बंदिश जरा मोदी सरकार अपने लिए भी लगा दे, उनके लिए भी इसी मीडिया में जो खबरें प्रसारित की जाती हैं उस पर भी लगा दे तो बेहतर होगा। कम से कम सच्चाई थोड़ा मीडिया के लोग बताने लगें। जो गोदी मीडिया बन गया है, कम से कम वो अपने नाम को बदलने की तरफ आगे बढ़ें। अब वो तो बता रहे हैं कि 66 अमेरिकी दूतावास के लोगों को ईरान ने बंधक बना लिया है जी। हमारे बचपन में था अमेरिका का दूतावास वहां पे। जी जी चलिए, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच एक बहुत ही मज़ेदार हास्यास्पद एक बयान आया है अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो का। क्रिस्टोफर लैंडो साहब कह रहे हैं कि इंडिया को समझना चाहिए कि हम इंडिया के साथ, भारत के साथ वही गलतियां नहीं दोहराएंगे, नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम आपको ये सभी मार्केट डेवलप करने नहीं देंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि हम भारत को, ये रायसीना डायलॉग में बोला है दिल्ली में, कि हम भारत को इतना बड़ा बाजार नहीं बनने देंगे ताकि आगे चलकर भारत हमें टक्कर दे। हम भारत को, सुनील शुक्ला जी, हम भारत को इतना बड़ा बाजार नहीं बनने देंगे कि भारत आगे चलकर ये अमेरिका के, और वो भी ट्रंप के खास मंत्री हैं क्रिस्टोफर लैंडो साहब, और वो कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा बाजार, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर, डिप्टी सेक्रेटरी हैं ये ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो जी, ये कह रहे हैं क्या। और दूसरी तरफ आप उनको देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को देख ही रहे हैं सुनील शुक्ला जी। जरा दोनों के बयान, भारत के संदर्भ में और ईरान के संदर्भ में आपको क्या लगता है, ये वे आउट खोज रहे हैं यहाँ पे
डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ भारत के ऊपर क्या एक और दबाव है, या नहीं बनने देंगे भारत को, वो बाजार नहीं बनने देंगे जो हमने 20 साल जो गलती हमने चीन के साथ की? कहने का क्या मतलब है, भारत में आके भारत को धमका रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं, हमारे 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री को, वो भी घर के बगल में। वो धमका ही रहे हैं, लगातार धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपका राजनीतिक जीवन खत्म कर देंगे। देश की बात छोड़ दीजिए, आपकी व्यक्तिगत रूप से धमकी दे रहे हैं और हम चुप सुन रहे हैं। हमको ये बताने में शर्म भी नहीं आ रही कि अमेरिका ने हमको कहा है कि 30 दिन की मोहलत दी है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। यह बात कहने में भी हमको संकोच नहीं हो रहा है कि रूस कौन होता है बताने वाला कि हम कहां से तेल, अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि हम तेल कहां से खरीदें, कहां से ना खरीदें। अभी तक जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में आपकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तरह तरह की बातें उसके बारे में हो रही है। विपक्ष का नेता लोकसभा में खड़ा होकर रहा है कि आपने देश को बेच दिया। सवाल है कि आप किस मुद्दे पे आप बोल रहे हैं? और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी बात पे प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? अमेरिका पूरी तरह से आपके ऊपर अपने टर्म्स कंडीशंस नहीं थोप रहा है क्या? या क्या किसी भी देश को आर्थिक रूप से स्वतः निर्णय लेने और आगे बढ़ने वाला समझौता हो सकता है कि आपके सामान पर तो हम 18% टैरिफ लगाएंगे, मेरे यहां जो सामान जाएगा उसके ऊपर आप 0% रखेंगे, यानी कोई टैरिफ नहीं लगा सकते आप। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको भी आप नहीं लागू कर सकते हैं। ये किस तरह का व्यापार है? और इस तरह के प्राविधान आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की छूट कहां देते हैं? वो तो जो बयान है वो वही उसी तरह का तो बयान है जो वह करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। इस तरह से किसी देश की आर्थिक प्रगति होती है क्या? आपको ऐसे सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाए और उसको सस्ते दर पे बेचने के लिए बाध्य किया जाए जिसका उत्पादन आपके देश में होता हो, और बिना सरकारी संरक्षण के आप उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको तो आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश है ये। तो जो अमेरिका कह रहा है वह उसका उप विदेश मंत्री आगे बोल रहा है, और हम उस बयान पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बयान पर को भी सुनने के लिए मजबूर है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, इस पर सुनील शुक्ला जी, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस कह रही है कि जब किसी देश का नेतृत्व एक कमजोर प्रधानमंत्री करता है तो यही होता है। इसी पे एक अमेरिकी अधिकारी भारतीय धरती पर आता है और खुलेआम हम पर अपनी शर्तें थोपता है। इसे ध्यान से बार बार पढ़ें, कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम भारत के बाजार को इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि भविष्य में भारत हमसे प्रतिस्पर्धा कर सके। यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं है। यह अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अमेरिका भारत के उदय को, विकास को सीमित करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं? बिल्कुल साइलेंट, चुप। जब विदेशी शक्तियां भारत में इस तरह बोलने का साहस करती हैं तो यह एक चिंताजनक संकेत देता है कि दिल्ली का नेतृत्व देश के हितों की रक्षा करने को तैयार नहीं है। यह बात यहां कही जा रही है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बार बार यहां पर कांग्रेस पार्टी जी। ये तो सही बात, मतलब कांग्रेस को गलत थोड़ी कह रही है। और कम से कम यह एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ती है कि विपक्ष इस पर रिएक्ट कर रहा है, मजबूती के साथ वो जो जनता की भावना है वो प्रकट कर रहा है। कोई भी देश कैसे बर्दाश्त कर लेगा? अगर जो बातें अमेरिका यहां बैठ कर रहा है वही बातें तो ईरान के लिए भी कर रहा है कि नेता हम चुनेंगे, जो हम कहेंगे आप उसको बनाइए, जिस तरह का व्यापार हम करना चाहते हैं उस तरह का व्यापार कीजिए, जिस तरह की व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं उस तरह का व्यवस्था आप लागू कीजिए, जिस तरह की हुकूमत हम चाहते हैं उस तरह की हुकूमत आप रखिए। यही बात तो ईरान में कर रहा है। ईरान लड़ रहा है उससे, क्या बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हम आपको? खेमनेई से किसी का कोई ज्यादा झगड़ा थोड़ा था। खेमनेई कहा कि हम पाश्चात्य आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानेंगे आपकी बात। हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी कार्यशैली है, हमारी जीवन शैली, हमारे अपने मूल्य हैं, हम उन मूल्यों पर चलेंगे। सवाल तो इसी बात का है ना। और जो ट्रंप का जहां तक, ट्रंप निश्चित रूप से अब वो एक सम्मानजनक एग्जिट खोज रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म भी हो और उनके ऊपर ये भी ये आरोप न लगे कि वो युद्ध क्षेत्र से भाग गए, क्योंकि उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी को अपने देश में संबोधित करना है। और ये युद्ध भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को संबोधित करने के लिए ही लड़ा जा रहा है। नेतन्याहू को अपनी राजनीतिक ताकत बचानी है इजराइल में, ट्रंप को भी अपनी राजनीतिक ताकत बचानी है अमेरिका में। अन्यथा युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। युद्ध क्यों लड़ने चले गए आप? युद्ध से कौन सा समाधान कर लेंगे आप?
और ये जो कहा जा रहा है कि किस तरह की बातें बनाई जा रही हैं कि ईरान ट्रंप के खाना चाहता था। अरे आप इतने कमजोर हैं कि कोई चाहता था, आप डर गए। 4,000-5,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई देश से कह रहा है कि नहीं राष्ट्रपति की हत्या कर देंगे और आपको जानकारी हो गई। तो ये जितने नैरेटिव इस युद्ध को के पक्ष में बनाने की कोशिश की गई, जनता को अपने ऊपर खड़ा करने का प्रयास किया गया, यह ट्रंप सरकार और एक्सपोज होती चली गई कि यह युद्ध आपने अनावश्यक तरीके से खड़ा किया और दुनिया को एक आर्थिक मजबूरी के सामने खड़ा कर दिया। तेल का संकट सामान्य संकट नहीं होगा और अभी भी पश्चिमी जो ये मध्य पूर्व के देश हैं, इन्हीं पर आपकी निर्भरता है तेल के लिए, आपको वहीं से लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक संकट में निश्चित रूप से ट्रंप प्रशासन सामान्य स्थितियों में नहीं है, उसको वापस वह तो एक रास्ता तलाश रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा कमेंट सिराज नकवी साहब आपसे इसी पे, ट्रंप साहब का बयान और उस पे इधर हिंदुस्तान में आप देख लीजिए विदेश उप मंत्री का बयान क्या आ गया है देखिए मैं आप यकीन कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कर रहा हूं कि मैं ये सुनकर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि अमेरिका हमारे मुल्क को इस तरह से धमका रहा है जैसे कोई अपने घरेलू नौकर को नहीं धमकाता। उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने इजाजत दे दी है भारत को कि वो 30 दिन का तेल उससे खरीद लें। अरे हमें इजाजत अमेरिका से लेनी पड़ेगी कि हम किससे तेल खरीदें और कितने दिन खरीदें, कितने दिन ना खरीदें। और हमारी तरफ से कोई इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि हमने उनसे इजाजत लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने जो फैसला किया अपने तौर पे किया है। लेकिन जाहिर है उन्होंने अपने तौर पर फैसला नहीं किया। तो ये इंतहाई दर्जे का दब्बूपन है कि हम इस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। और यही मामला अभी जब ये वहां ईरान एम्बेसी में नई दिल्ली की रजिस्टर रखा गया तो वहां पर भी हमने इस तरह का सबूत दिया कि हम ईरान से, हालांकि वहां ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए, लेकिन मैं आपसे एक चीज बिल्कुल बहुत साफ सी बात बताऊं कि आप याद कीजिए जब इनका इब्राहिम रईसी साहब का इंतकाल हुआ था हवाई हादसे में, तो हमारे यहाँ एक दिन का शो रखा गया था, इसी सरकार ने रखा था। और उसके बाद एम्बेसी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, लेकिन हमने अब एक ब्यूरोक्रेट को वहां भेज दिया जिसकी कोई, और सबसे बड़ी बात यह कि इब्राहिम रईसी का मर्तबा आईन के एतबार से, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से खामनई साहब से नीचे का था। तो हमने खामनई साहब के लिए तो अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दिया। तो हम एक तरफ, मतलब ये हमारा दब्बूपन है और किसी को अपने जो मुल्क हमारा दोस्त रहा है उसकी दोस्ती का मजाक उड़ाने की तरह से है कि हम एक तरफ अमेरिका से इतना दब रहे हैं, इसराइल से इतना दब रहे हैं, दूसरी तरफ हम ईरान को लगातार उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका से दोस्ती में इतने नहीं पूरे होते जितने ईरान से दोस्ती में पूरे होते हैं। और जहां तक इसकी बात है, ये जिस बयान की आपने इस बात की, तो इस बयान को छोड़िए तो अमेरिका तो लगातार हर मामले में पिछले कई महीनों का आप बयान उठा के देखिए ट्रंप के सारे, वो इस लहजे में बात करते रहे हैं कि जैसे मोदी जी उनके घर के नौकर हैं, कोई मामूली हैसियत के आदमी है, मैं आपका पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्यों नहीं जवाब देते हमारे? आप पूरी तारीख उठा के देखिए हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की तारीख, वो नेहरू जी हों, वो गांधी जी हो, वो ये इंदिरा जी हों, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, वो मनमोहन सिंह हो, इनमें से किसी ने अमेरिका के सामने कभी जर्रा बराबर घुटने नहीं टेके। इनमें एक प्राइम मिनिस्टर तो इसी पार्टी का थे ना, बीजेपी के थे, वाजपेयी जी, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी सारी दुनिया उनको मानती थी और कांग्रेस भी मानती थी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी पूरी हमारी तारीख में इस कदर खराब, इतनी कमजोर, इतनी दब्बुओं वाली, इतनी डकों वाली नहीं रही जितनी आज है। और ये हम सब के लिए हमें शर्मिंदा करने वाली बात है और हमें शर्मिंदा के साथ साथ हमें फिक्रमंद करने वाली बात है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और हम अपने इस मुल्क को कहाँ, हमारी ये जो मौजूदा क़यादत है, मौजूदा लीडरशिप है, कहाँ लेके जा रही है। क्या हम इतने लाचार हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका हमसे कहेगा कि इतने दिन के लिए फलां से तेल खरीद लीजिए, फलां से तेल मत खरीदिए, फलां से ये काम कीजिए, फलां को ये कीजिए। कि क्या तमाशा, ये मजाक बना रख दिया गया हमारे मुल्क को। तो मैं इस पर क्या कहूं, ये सिर्फ पूरे मुल्क को शर्मिंदा करने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुल्क को शर्मिंदा करने वाली बात है। समय हो चुका है बहुत ज्यादा, 12 मिनट ज्यादा ले चुका हूं, 12 नहीं
22 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ आप लोगों का, और इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों इस चर्चा में बने रहने के लिए। सिराज नकवी साहब आपका शुक्रिया, प्रशांत जी आपका शुक्रिया, सुनील शुक्ला जी, अमलिंदु जी, और उधर ईरान से जुड़े थे हमारे साथी रिजवी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत गंभीर चर्चा, पंकज जी हमारे साथ दानापुर पटना से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी हमारे साथ हैं, शेख नूरुद्दीन जी जुड़े हुए हैं, संजय सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारा कुरैशी जी हमारे साथ हैं, और इनका लिखना है डीबी लाइव चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, डीबी लाइव के पूरी टीम स्वस्थ